and welcome to Magnet Brains Hindi Medium channel. This is your English educator and mentor Palak Rakhiani. My dear class 9 students, I hope you all are doing absolutely amazing. सब बहुत ही बढ़िया हैं and you all are ready for this session जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारी बुक बी हाइव का एक नया चैप्टर that is a truly beautiful mind. इन दिस फुल सेशन इस पूरी क्लास में हम बात करेंगे इस चैप्टर में जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में दिया गया है, इसका जो एक एक पैराग्राफ है मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि ये पर्टिकुलर स्टोरी किन के बारे में है. अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड यानी किसी के दिमाग के ऊपर बात है, एक ऐसा दिमाग जो यानी एक्सेप्शनल हो, दुनिया में सबसे अलग दिमाग जिसे कहते हैं. एंड मुझे लगता है इमेज देख के तो समझ ही गए होंगे द वेरी एक्सपर्ट, द वेरी वेल नोन साइंटिस्ट एंड जिसे एक्चुअल में जीनियस कहा जा सकता है, नन अदर देन एल्बर्ट आइंस्टाइन. एल्बर्ट आइंस्टाइन नाम आते ही समझ आता है मैम जीनियस, इंटेलिजेंट, वंडरफुल, ये सारे वर्ड्स आते हैं इनके लिए, है कि नहीं. तो इस पूरी स्टोरी में मैं आपको बता दूं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के हमने थ्योरीज के बारे में बात करी है, उनके हमें पता है क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टोरी में ये एक बायोग्राफी है उनके ऊपर, छोटी सी बायोग्राफी है जिसमें उनकी लाइफ के बारे में. हमें क्या लगता है कि ये जो दिग्गज लोग निकले हैं, जीनियस हैं, क्या ये बचपन से ही ऐसे थे, मतलब पैदा ही ये इतने जो है इंटेलिजेंट हुए थे? क्या इनकी लाइफ की स्टोरी है, इनके स्ट्रगल्स हैं, क्या इनकी जो है ना पर्सनल लाइफ रही है, वो सब हम डिस्कस करेंगे. मैं बहुत ही अच्छे से आपको जो है एक्सप्लेनेशन दूंगी, तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं. एंड एक लास्ट डाउट क्लियर कर दूं कि भाई हमारे चैनल पे आपको ना कोई भी टाइप का कोई चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है. मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपको देता है एब्सोल्युटली फ्री एजुकेशन. सो लेट्स बिगिन विद द क्लास एंड एज आई ऑलवेज टेल यू, कीप योर बुक्स विद यू. अपनी किताबें अपने साथ में रखिए ताकि कोई भी ऐसा डिफिकल्ट वर्ड आता है या ऐसा प्रोनाउंसिएशन, ऐसा उच्चारण आता है जिसे आप नोट डाउन करके रख सकें. सो बिफोर यू रीड, यानी आपको चैप्टर पढ़ने से पहले एक सवाल पूछा है एंड खैर मैं भी जानना चाहती हूँ आप लोग क्या जवाब दोगे. सवाल है, हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? हु इज अ जीनियस? व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज? बहुत ही बेसिक सा सवाल है कि आपको अगर मैंने ये वर्ड बोला है ना, मैंने बोला जी माने जीनियस, तो आपको जीनियस सुनते ही दिमाग में किसका ख्याल आता है ना? व्हेन आई से जीनियस, तो अब हो सकता है कि आपको किसी बहुत ही फेमस पर्सनालिटी का आए, कोई बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हो, नॉवेलिस्ट हो, है ना, या फिर आपको लगता है कि आपके फैमिली में आप किसी को जानते हो, ऐसा आपका कोई सीनियर हो जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट रहे हो, जस्ट लाइक बहुत ही जीनियस. मतलब जीनियस वर्ड आता है आपके दिमाग में, वही इंसान आता है कि ये है यार सही में जीनियस. तो ऐसा कौन सा इंसान है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं भी जानना चाहूँगी. एंड अगेन, जीनियस की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं? अरे जीनियस तो कह दिया, लेकिन क्यों लगा वो इंसान जीनियस? कौन से गुण होते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं, आपके अलग अलग हो सकते हैं. जैसे मुझे लगता है जीनियस में सबसे पहला वर्ड तो इंटेलिजेंट आएगा. मैम दिमाग बहुत तेज होना चाहिए, है ना, कोई भी चीज़ बहुत ही जल्दी समझ जाना, है ना, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से समझ जाना. दूसरा, स्मार्ट. स्मार्ट इन द सेंस इंटेलिजेंट के साथ एक बहुत ही ऐसी पर्सनालिटी जो कि चीज़ों को अच्छे से डिफाइन कर सकती है ना. वर्क उनका स्मार्ट होता है, काम करने का तरीका स्मार्ट होता है, यानी पूरे लोग जिस ढर्रे से काम कर रहे हैं लेकिन ये अलग चलते हैं. तीसरा मैं कहना चाहूँगी हार्ड वर्किंग. देखो जीनियस होता तो है, लेकिन जीनियस कैसे बनते हैं भाई? एक तो चलो गॉड गिफ्ट होता है, लेकिन उसके साथ गॉड गिफ्ट के साथ एक और काम आपको करना पड़ता है, हार्ड वर्क. यानी लेटे लेटे जीनियस नहीं बनते, आप में गुण दिए हैं ऊपर वाले ने, लेकिन आपको उन्हें निखारना भी तो है. सो हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं. एंड दूसरा जीनियस, मैं तो ये मानती हूँ, मेरे से ये है मानना कि बहुत ही डाउन टू अर्थ होते हैं. भाई एक जीनियस की यही तो निशानी है ना. किसे कहते हैं जीनियस? जो डाउन टू अर्थ हो, जिसमें बहुत ज़्यादा अकड़ नहीं हो कि मैं इतना महान हूँ, है ना. अकड़ने वाले अलग ही लोग होते हैं ना, फिर वो इतने महान नहीं होते. तो कोई जीनियस, कोई महान कैसे होगा? उसे पता है उसमें इतनी क्वालिटीज़ हैं, बट स्टिल दे आर लाइक नॉर्मल पीपल, दे कीप themselves डाउन टू अर्थ, दे आर वेरी काइंड, है ना. और वो जीनियस लोग सिर्फ खुद के लिए नहीं सोचते, वो पूरी दुनिया के लिए सोचते हैं. वो सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे सिर्फ हमें नहीं, दुनिया के बाकी लोगों को बेनिफिट हो. तो बहुत ही ज़्यादा जो है काइंड होते हैं एंड दूसरों की मदद करने के लिए काफ़ी सोचते हैं. तो अकॉर्डिंग टू मी कुछ ये क्वालिटीज़ मुझे लगता है जो एक जीनियस में होती हैं. राइट, अब यहाँ पे बात करी जा रही है कौन सी जीनियस? एल्बर्ट आइंस्टाइन की. राइट, तो अब हम फटाफट से हमारी जो है स्टोरी की शुरुआत करेंगे. उससे पहले आपको बता रहे हैं
कि वी शैल नाउ रीड, जीनियस से ही बात करते कही गई है कि भाई वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 years ago। आप सबकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे हिंदी में भी अनुवाद रखा है, अगर किसी को कुछ नहीं समझ आता है तो अपन यहाँ से भी एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि ये जो पूरी कहानी है, जो बायोग्राफी है, आप इसमें पढ़ेंगे अ यंग जर्मन सिविल। यंग क्यों कहा है? क्योंकि इसमें हम अल्बर्ट आइंस्टाइन की जवानी की बात करें कि जब वो पैदा हुए, फिर उनकी स्कूलिंग, उनका कॉलेज वगैरह उन्होंने कहाँ से किया। जर्मन यानी क्लियरली हम समझ गए वो कहाँ से थे, ही वॉज फ्रॉम अ जर्मनी, है ना। यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म का मतलब, स्टॉर्म वर्ड का मतलब समझते हो? स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? तूफान ले आना। तो ये कहा जाता है कि 100 साल, लगभग 100 साल पहले इस इंसान ने पूरी दुनिया में एक आंधी ला दी थी, एक तूफान ला दिया था। आंधी और तूफान किससे लाए थे? अपनी जो है पेपर्स से, जो इनके रिसर्च पेपर्स, जो इन्होंने थ्योरीज दी थी। सोचो 100 साल पहले, जब टेक्नोलॉजी तक इतनी एडवांस नहीं थी, पढ़ाई लिखाई और इन सब चीज़ों में इतना कौन लोग इंटरेस्ट दिखाते थे, राइट, बहुत ही पिछड़े थे। लेकिन उस टाइम में भी इनकी जो थ्योरीज थी, इनकी जो साइंस में इन्होंने जो है बताए थे फैक्ट्स, इट वॉज पूरी दुनिया हिल गई थी, है ना, कि भाई क्या तो इन्होंने चीजें बताई है, राइट। सो इन दी समर सीजन ऑफ 1905 या 1905, दी 26 ईयर ओल्ड, यानी मात्र इनकी उम्र कितनी थी? 26 साल की। 26 ईयर ओल्ड पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies and energy। तो मैं ये लेसन आपको बता दूं कि देखो बाकी लेसन्स तो हम फिक्शन के ऊपर पढ़ते हैं या स्टोरीज पढ़ते हैं, ठीक है, मॉरल ऑफ द स्टोरी निकलता है। यहाँ पे बेसिकली आपका पूरा लेसन जो है ना, इनकी बायोग्राफी है, यानी इनकी जो है पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में है। एंड इसमें आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट्स आएंगे, डेट्स आएंगी, ठीक है, थ्योरीज आएंगी, कॉन्सेप्ट्स आएंगे जिन्हें आपको ध्यान रखना है। तो काइंड ऑफ इंग्लिश में हम साइंस डालने वाले हैं, काफ़ी कुछ साइंटिफिक होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो कहा जा रहा है समर में कब 1905 साल दिया है, 1905 में 26 ईयर ओल्ड पब्लिश, 26 साल के जो है यंग जर्मन इंसान ने, लड़के ने पब्लिश की थी 4 सक्सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब क्या है? देखो, ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब होता है कि जैसे कोई भी लोगों की मान्यताएं होती हैं कि ये माना जाता है, लेकिन ग्राउंड ब्रेकिंग यानी पूरी दुनिया हिला दी उन्होंने, मतलब इतना ज़्यादा एक अलग कॉन्सेप्ट वो ले आए, ठीक है, जो लोगों को मानना ही पड़ा था बिकॉज वो सही निकलता था, ठीक है। तो 4 क्या छापे? तो उन्होंने पहला उन्होंने बताया था लाइट के बारे में, है ना, रोशनी के बारे में। दूसरा, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। मोशन ऑफ पार्टिकल्स यानी जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह से अपना मूवमेंट करते हैं, उनके ऊपर थ्योरी थी। तीसरा, द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज। और मूविंग बॉडीज क्या? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फॉलो करती हैं। डायनेमिक्स वर्ड का मतलब समझते हो, मतलब मोशन होता है। एंड लास्ट, एनर्जी के ऊपर। तो इन चारों के ऊपर बहुत ही सक्सेसफुल इन्होंने पेपर्स जो है, रिसर्च पेपर्स छापे थे, जिससे जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज आया था इस वर्ल्ड में। एंड आज भी सोचो, आज भी जो है इनकी थ्योरीज बिल्कुल प्रॉपर फिट बैठती हैं। एंड हम जो है अपनी साइंस में, फिजिक्स में, मैथ्स में इनके बारे में पढ़ते हैं। तो आइए फटाफट से अनुवाद देखते हैं। अब हम एक युवा जर्मन सरकारी कर्मचारी के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसने लगभग 100 वर्ष पूर्व विश्व में तहलका मचा दिया था। 1905 की ग्रीष्म ऋतु में इस 25 वर्षीय युवक ने शीघ्रता से एक के बाद एक, सक्सेशन यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, क्या आए थे? अवधारणाएं ध्वस्त करने वाले 4 लेख प्रकाशित किए। कौन सा? पहला तो प्रकाश के बारे में, दूसरा कणों की गति के बारे में, तीसरा गतिमय पिंडों के विद्युत गतिकी के बारे में, और लास्ट जो है ऊर्जा यानी एनर्जी के बारे में। ओके, तो क्या तहलका लाए हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। His work took up only a few pages in scientific journals। यहाँ से हमारी एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है। But changed forever our understanding of space, time and the entire cosmos, and transformed the name Einstein into a synonym for genius। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से कहानी की शुरुआत हुई है। हिज वर्क, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? हिज, आई होप आप सब समझ गए होंगे हिज किसके लिए यूज किया गया है? अल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए, ठीक है। हिज वर्क टुक अप, ये कहना चाहते हैं कि जो साइंटिफिक जर्नल है, जर्नल यानी जहाँ पे जो है ना पृष्ठ भरते हैं, जो पत्रिकाएं आती हैं,
तो उस जर्नल में, उस साइंटिफिक जर्नल में क्या होता था ना, पहले के टाइम में एक साइंटिफिक जर्नल होती थी, पत्रिकाएं, जिसमें जो साइंटिस्ट होते हैं अपने रिसर्च वर्क करते हैं और इसमें अपने रिसर्च छपते हैं। तो उस रिसर्च के जर्नल में इनका जो काम था एल्बर्ट आइंस्टाइन का, भले ही वो कुछ पन्नों तक सीमित हो, है ना, 2-3 पन्ने, ऐसे बहुत सारे पन्ने नहीं थे, लेकिन उन कुछ ही पन्नों ने हमेशा के लिए हमारी समझ चेंज कर दी। यानी पहले पुराने ढर्रे में जो स्पेस, टाइम और कॉस्मोस के बारे में माना जाता था, व्हाट इज कॉस्मोस, कॉस्मोस यानी पूरे आपके यूनिवर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पूरे ब्रह्मांड के बारे में जो हमारी मान्यताएं थी वो आइंस्टाइन के रिसर्च पेपर के बाद बिल्कुल बदल गई। और इन्हीं के बाद जो है इट ट्रांसफॉर्म्ड द नेम, इनका नाम जो है किस रूप में बदल गया, आइंस्टाइन का नाम किससे सिनोनिम माने जाने लगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिनोनिम? सिनोनिम यानी पर्यायवाची, मतलब जैसे जी फॉर जीनियस तो आइंस्टाइन माने जीनियस। अगर मैंने कहा कि यू आर लाइक आइंस्टाइन, तुम आइंस्टाइन की तरह हो, तो मैं क्या कहना चाह रही हूं, यू आर अ जीनियस। मतलब सोचो उनका नाम इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि जीनियस जो है वर्ड, आइंस्टाइन अब सिनोनिम बन चुका है उसका, राइट, बिकॉज इनकी थ्योरीज वर एक्सेप्शनल एंड फिनोमिनल, जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट, थ्योरीज मैं आपको पूरी समझाऊंगी। चलिए, उसके लेखों से विज्ञान पत्रिकाओं के केवल कुछ ही पृष्ठ भरे, किंतु उन्होंने अंतरिक्ष, समय व समस्त ब्रह्मांड के हमारे जो समझ को है हमेशा के लिए परिवर्तित कर दिया, और आइंस्टाइन नाम को प्रतिभावन के पर्यायवाची के रूप में रूपांतरित कर दिया गया है। चलिए, 50 years after his death, एल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रीन्स। एंड कितनी सही बात है, सोचो उनकी मृत्यु के 50 वर्ष पूर्व भी जो है उनकी जीनियस, जो उनकी आप कह सकते हो ना, उनकी जीनियस इन द सेंस उनकी जो प्रतिभा है ना, उनका जो टैलेंट है वो अभी तक रीन्स, रीन्स का मतलब होता है राज करना, है ना, राज करना, यानी वो अभी तक इतना प्रभावशाली है। यार आज भी हम यही तो नाम लेते हैं, सोचो साइंटिस्ट के उस टाइम में जो इतने शानदार काम करके गए हैं, न्यूटन ले लो, यू नो, किस किस के नाम लेते हो, थॉमस एल्वा एडिसन के नाम लेते हो, एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम लेते हो ना, ये तो आइंस्टाइन है भाई। तो 50 साल बाद भी जो है उनका काम इतना, देखिए ना, काम, आपका काम ही आपका नाम रहता है, राइट, तो उनका काम इतना प्रभावशाली है कि आज भी जो है उनका बहुत ही ज्यादा नाम है। क्लियर है? ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन टू फाइनल बिगिनिंग। अब बिगिन करते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे आइंस्टाइन के चाइल्डहुड की, यानी उनके बचपन की, उनकी बर्थ डेट क्या थी एंड कैसे थे वो बचपन में। मतलब सबको लगता है ना यार बचपन से पैदा होते कि आइंस्टाइन था क्या वो, मतलब जैसा हम उन्हें समझते हैं जीनियस, उनके माँ बाप तो कितने खुश हुए होंगे पैदा होते ही कि वाओ हमारे घर तो जीनियस पैदा हुआ है। आपको भी ऐसा ही लगता होगा, लेकिन कहानी उल्टी थी। देखो आज जिनको लगता है ना कि यार हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, नहीं हो पाता है, आप ये मत समझो भाई, ये जो इतने बड़े बड़े दिग्गज हमारे साइंटिस्ट हैं, इनकी लाइफ की स्टोरीज भी अलग होती थी। सो लेट्स बिगिन विद दिस। Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the Germany city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. यानी आइंस्टाइन का जन्म कब हुआ था, डेट आप जरूर याद रखेंगे, जीके के हिसाब से भी अच्छी है। 14th मार्च 1879 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? अभी अपन ने पीछे बात करी थी ना, he was a German citizen. So German city of Ulm, जर्मनी में एक सिटी है उल्म, जहां पे उनका जन्म हुआ विदाउट एनी इंडिकेशन, और बिना किसी ऐसे साइन के कि वो डेस्टाइंड थे इतने बड़े काम के लिए। डेस्टाइंड यानी उस वक्त थोड़ी ना पता था कि उनकी किस्मत में, मतलब जब वो बच्चा पैदा हुआ तब थोड़ी ना पता था, कहीं भी साइन नहीं आया ऐसा, कहीं उनके मम्मी पापा को कोई ऊपर वाले की तरफ से या कहीं से ऐसा कोई साइन मिला हो, ऐसा कोई प्रतीक मिला हो कि भाई तुम्हारा बच्चा तो जीनियस होगा, तो ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था कि उनकी किस्मत में ग्रेटनेस यानी इतनी बड़ा नाम लिखा हुआ है, राइट। ऑन द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी का मतलब समझते हो, कॉन्ट्ररी का मतलब होता है विपरीत, मतलब जैसा आप सोच रहे हो ना उससे कहानी तो उल्टी ही है। On the contrary, his mother thought Albert was a freak, और उल्टा तो उनकी मम्मी को लगता था उनका बेटा एक फ्रीक है। फ्रीक का मतलब क्या होता है? फ्रीक का मतलब ये होता है कि ये थोड़ा सा ना स्टूपिड सा लड़का है। स्टूपिड इन द सेंस कि अलग सा, है ना, बाकी सब बच्चों से अलग इन द सेंस ये पॉजिटिव वे में अलग नहीं। स्टूपिड सा लड़का नहीं होता है मतलब इसको तो कुछ आता ही नहीं है, दैट वाला फ्रीक। ओके, टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। टू हर यानी उनकी मम्मी को जो है आइंस्टाइन का ये जो सर होता है ना, ये माथा, ये बहुत ज्यादा लार्ज लगता था, बहुत ज्यादा बड़ा दिखता था। तो उन्हें लगता है कि जैसे असाधारण बालक होते हैं, जो अलग बालक होते हैं, मेरा बच्चा तो वैसा ही दिखता है। तो उन्हें तो बिल्कुल ही जीनियस तो भूल ही जाओ,
उन्हें तो लगता है पता नहीं ये कुछ करेगा भी या नहीं, ठीक है, ऐसी स्थिति थी, बिल्कुल उल्टी स्थिति। At the age of 2.5, आइंस्टाइन still was not talking. लो भाई, अब कब की बात आ गई, जब वो 2.5 साल के हुए हैं ना, 2.5 years के। जब तक तो यूजुअली अपन किंडरगार्टन स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं, बोलते भी हैं, राइट, बच्चे कितना कुछ, तब तक भी आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग। मतलब 2.5 साल की उम्र तक भी वो आइंस्टाइन जिन्होंने इतनी खतरनाक जो है थ्योरीज डाली हैं, इतनी प्रसिद्ध थ्योरीज दी हैं, वो बोलना तक नहीं सीखे थे, वो बोलते ही नहीं थे 2.5 साल की उम्र तक। When he finally did learn to speak, और जब फाइनली उन्होंने बोलना थोड़ा थोड़ा सीखा भी, he uttered everything twice. uttered का मतलब होता है बोलना। जब उन्होंने बोलना सीखा तो हुआ क्या ना, वो हर चीज दोहराते थे, 2-2 बार बोलते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कहेंगे, मान लो उनको ये लाइन पढ़नी है, तो वो कैसे बोलेंगे, एट द एज ऑफ टू, मतलब दोहरा दोहरा के बोलते थे, क्लियर नहीं बोलते थे, राइट। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। तो एक चीज और थी, आइंस्टाइन का यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनको किस चीज में इंटरेस्ट था। तो आइंस्टाइन को पता ही नहीं था कि दूसरे बच्चों के साथ क्या करना है। यार, तुम बच्चा वर्ड में जब भी कहती हूँ तुम्हें क्या समझ आएगा, बच्चे यानी क्या, एक बच्चे दूसरे को देखा खेलना चालू हो गए, कोई टॉय कुछ भी मिल रहा है ना, कुछ भी अपने दोस्त मिल रहे हैं उनके साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पकड़म पकड़ाई, बच्चे तो हर कुछ काम करना चालू हो जाते हैं बस साथ में मिल जाए तो, है कि नहीं। लेकिन आइंस्टाइन उल्टा था, उन्हें कुछ समझ नहीं आता था कि ये बच्चे घूम रहे हैं तो इनके साथ मैं क्या करूं, अच्छा खेलना है क्या। तो उनके जो प्लेमेट्स होते थे ना, प्लेमेट, मेट का मतलब होता है साथी, तो जैसे अपन क्लासमेट्स कहते हैं, है ना, साथ में पढ़ने वाले, तो प्लेमेट्स यानी जिनके साथ वो खेलते थे, खेलना होता था, मतलब जहाँ जाते थे, तो उन्हें क्या कहते थे, ब्रदर बोरिंग। ब्रदर बोरिंग का मतलब क्या, कि ये तो बहुत ही बोरिंग सा भाई है ना, ऐसे कुछ भी नहीं करना, क्योंकि बच्चों की प्रकृति कैसी होती है कि वो खेल कूद कर रहे हैं। बट आइंस्टाइन वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दीज थिंग्स। देन सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। तो ज्यादातर क्या होता था, यंगस्टर यानी आइंस्टाइन के लिए कह रहे हैं, प्लेड बाय हिमसेल्फ, यानी वो ज्यादा समय खुद के साथ ही बिताते थे, है ना, बच्चों के साथ बहुत कम खेलते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। और देखो कहीं ना कहीं बचपन से छोटा सा इंटरेस्ट दिखना चालू हो जाता है। उन्हें स्पेशली ज्यादातर लगाव किससे था, मैकेनिकल टॉयज से। व्हाट आर मैकेनिकल टॉयज, यानी जो यांत्रिक खिलौने होते हैं, जो मशीन्स टाइप होती हैं, यानी आप रिमोट कंट्रोल समझ सकते हो, इस टाइप से जिसमें मैकेनिक्स लगते, तो उस टाइप के सोचो, बचपन में उन्हें उस टाइप के टॉयज काफी ज्यादा पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, और एक फनी सा इंसिडेंट यहाँ बताते हैं। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, he is said to have said, fine, but where are her wheels? बहुत ही फनी सी बात है। यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या कि उनकी जो है ना छोटी बहन का जन्म हुआ था, न्यू बॉर्न जो है ना बहन थी, उसका नाम था माजा। अब उन्होंने ये कहा था, वो कहते हैं ठीक है बहुत ही प्यारी है, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं। अब बोलो व्हील्स, बोलो मैम इंसान में व्हील्स कहाँ आ गए, तो बेसिकली वो जो है ना उसके लेग्स की बात कर रहे हैं, उसके पैरों की बात कर रहे हैं, कि इसके जो पैर है ना, जो फीट होते हैं, फीट, उसके फीट कहाँ हैं। अब क्या होता है ना, अपन छोटे बच्चे के इतने से पैर होते हैं तो अपन उसको मोजों से ऐसे ढक के रख देते हैं, राइट। तो यहाँ पे उनका मैकेनिकल टॉयज में इतना इंटरेस्ट था कि वो फुट को भी जो है ना व्हील्स, पहियों की तरह देखते थे, राइट। तो कहीं ना कहीं से समझ आ रहा है कि उनको फिजिक्स में काफी इंटरेस्ट था पहले से ही, राइट। सो आइए हिंदी में देखते हैं अनुवाद। अतः ये किशोर यानी आइंस्टाइन अधिकतर समय अकेले ही खेलते थे। वह विशेषतः यांत्रिक खिलौनों पसंद करते थे। अपनी नवजात बहन माजा को देखकर कहा करते थे कि अच्छा है भाई, लेकिन उसके पहिए कहाँ हैं, यानी उसके जो है फीट कहाँ पे है। नेक्स्ट बात आती है, यहाँ पे एक बात बताई गई है ऑटो ई न्यूगेबोर्ग की। उन्होंने कहा था, ये एक्चुअली कौन थे, ये एंशिएंट मैथमेटिक्स के हिस्टोरियन थे, द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स। He told a story about the boy Einstein that he characterizes as a legend, but that seems fairly authentic. As he was late talker, his parents were worried. तो हुआ क्या, आज भी आप अगर किसी ऐसे बच्चे को देखते हो, है ना, कितने पेरेंट्स परेशान होते हैं, अरे मेरा बच्चा बोलना नहीं सीखा, अरे मेरा बच्चा ये कर रहा है, अरे मेरा बच्चा हकला रहा है, तो कितना परेशान हो जाते हैं। तो सेम हुआ था उसके किसके साथ, आइंस्टाइन के साथ। उनके पेरेंट्स इतना चिंता करते थे आज ही वॉज अ लेट टॉकर, क्योंकि उन्होंने लाइफ में बहुत देर बाद बोलना सीखा। लेकिन ऑटो ई न्यूबर्गर, यहाँ पे जो न्यूजबर्ग का एक जो है ना बात आई है, वो कहते थे, उन्होंने आइंस्टाइन की कहानी बताई थी
कि आइंस्टाइन के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक थे, मतलब उनके अंदर जो गुण थे ना, वो एक लेजेंड के थे, एक महान इंसान के थे। लेकिन ये चीज़ काफ़ी ऑथेंटिक टाइप की इसलिए लग रही है। क्यों ऑथेंटिक लग रही है? क्योंकि बात अजीब ये थी, उनके पेरेंट्स चिंता करते थे, है ना, इतना बड़ा लेजेंड, लेकिन उनके पेरेंट्स इस चीज़ की चिंता करते थे कि उसने इतनी देर से बात चालू करी, है ना, बार बार बोलते थे एक ही चीज़ को, है ना, 2 बार बोलते थे, उनका हेड भी ब्रॉड था, तो एक अलग ही बच्चे की तरह दिखते थे वो। आते हैं फटाफट अनुवाद देखते हैं। ऑटो ई न्यूसबर्ट जो प्राचीन गणित के इतिहासकार हुए, उन्होंने यानी बचपन में आइंस्टाइन के विषय में एक कहानी बताई कि उसके अंदर तो एक पौराणिक गाथा यानी एक लेजेंड की तरह गुण है, परंतु वह पूर्णतः सही दिखाई देते हैं क्योंकि उसे देर से बोलना आरंभ किया था, उसके माता पिता चिंतित थे। एट लास्ट, अब फाइनली क्या हुआ, पूरा प्रॉपर बोलना कब सीखे आइंस्टाइन? एट लास्ट एट दी सपर टेबल वन नाइट। सपर टेबल बेसिकली क्या होती है? डाइनिंग टेबल को कहते हैं ना, जहाँ पे आप डिनर खाते हो। तो सपर टेबल वन नाइट ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से। फाइनली एक रात क्या हुआ, जब वो लोग डाइनिंग टेबल पे डिनर करने बैठे थे, ही ब्रोक हिज साइलेंस, उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। ब्रोक वर्ड किसका पास्ट टेंस है? ब्रेक का, है ना। उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और क्या कहा? द सूप इज टू हॉट। जी हाँ, बिना हकलाए या बिना किसी वर्ड को दोबारा बोले उन्होंने एक साथ कह दिया द सूप इज टू हॉट। ग्रेटली रिलीव्ड his parents asked why he had never said a word before। तो greatly relieved यानी अब पेरेंट्स को, है ना, चैन की सांस आई कि अरे भाई हमारे बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है, वो सही साठ बोल पा रहा है। तो उनके पेरेंट्स उनसे पूछते हैं कि तुमने अभी तक ऐसा कोई शब्द क्यों नहीं कहा था, क्यों शांत रहते थे? तो एल्बर्ट ने रिप्लाई किया बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर। क्योंकि उसने कहा मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अब तो सब कुछ नियम से और सही चल रहा था। वो तो आज सूप गरम लगा तो मैंने कह दिया। मतलब कितनी इंटरेस्टिंग बात है। देखो वो कितने अलग पर्सनालिटी के इंसान थे, जहाँ ज़रूरत नहीं पड़े वहाँ बोलना ही नहीं था उनको, है ना। आज लगा कि थोड़ा कुछ चीज़ें नियमित तो नहीं है, कुछ सही नहीं लगा, तब उन्होंने कहा कि यार सूप थोड़ा गर्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये तो बहुत ही एक शॉकिंग बात है, ध्यान से सुनिएगा। अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर that what Einstein chose as a profession would not matter because he will never make a success at anything। हाँ जी, एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे इंसान के हेडमास्टर यानी उनके जो मुख्य अध्यापक थे, उन्होंने उनके पापा को बुला के एक बार कहा था कि भले आइंस्टाइन जो भी प्रोफेशन चूज करे, है ना, किसी भी जो है ना फील्ड में वो आगे बढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियरली सोचो, एक हेडमास्टर ने कहा He will never make a success at anything। वो कभी भी किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो पाएगा। और आज आई थिंक उन हेडमास्टर को उन टाइम पे पता चला होगा कि यार एल्बर्ट आइंस्टाइन, आप किसी भी, मैं हमेशा कहती हूँ कि यार ये तो चलो आइंस्टाइन की स्टोरी है, आज वो इतना बड़ा बन गए तो हमें अच्छा लग रहा है पढ़ के, राइट। लेकिन कभी कभार हमारी लाइफ में भी ऐसी चीज़ें आती है जब हम फेल हो जाते हैं, या हमसे कोई चीज़ होता है ना, ये हमसे नहीं बन रही है, दुनिया में सबसे बन जा रही है लेकिन हमसे नहीं हो पा रहा है। तो क्या है ना, नेवर लूज होप बिकॉज everyone is made for, मतलब सबके लिए ना कुछ बना है, राइट। यू आर मेड फॉर समथिंग, ईच पर्सन इज मेड फॉर समथिंग, इजंट इट। सबका कोई ना कोई एक स्पेशल टैलेंट होता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में आपको आइंस्टाइन बनना है, न्यूटन बनना है, बट आप अपनी लाइफ पे अगर आप कॉन्टेंट हो, आप सेटिस्फाइड हो, आप दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हो, अच्छा, देन यू आर एट योर बेस्ट। एंड कहीं ना कहीं दूसरों के लिए जब आप भाव करते हो ना, यू गेट वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो सेम था यहाँ पे सोचो, इनके हेडमास्टर कहते हैं कि आपका बेटा कोई भी फील्ड चूज करे वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। आइए हिंदी में अनुवाद देखते हैं। एक मुख्य अध्यापक ने उसके पिता को एक बार बताया कि आइंस्टाइन ने पेशे के रूप में जिसे भी चुना हो, इसका कोई भी सेंस नहीं रहेगा क्योंकि वह किसी भी चीज में कभी सफलता नहीं पाएगा। आइंस्टाइन began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to। He later became a gifted amateur violinist मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। तो अब बताते हैं, देखो 2.5 साल के बाद कहाँ पहुंचा दिया, 6 years। तो जब आइंस्टाइन 6 साल के थे तो उन्होंने वायलिन इंस्ट्रूमेंट प्ले करना उन्होंने स्टार्ट किया। क्यों? बिकॉज उनकी मम्मी चाहती थी। एंड देखो लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें तो इसलिए सीखते हैं क्योंकि हमारी मम्मी चाहती है ना। बचपन में मम्मी ने कहा कि तुमको सिंगिंग सीखना है, सिंगिंग सीख लो, डांस सिखाना है, डांस सिखा दो, स्विमिंग सीखना है। तो पेरेंट्स, अब बचपन में तो अपन खुद नहीं सोचेंगे, पेरेंट्स आपको इनिशिएट करवाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि ये सीखो। तो वैसे उनकी मम्मी चाहती थी तो उन्होंने वायलिन सीखा। फिर ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट। और धीरे धीरे जो है वो एक बहुत ही गिफ्टेड का मतलब क्या है कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे कहते हैं ना कि एक तोहफा मिला है किसी को, है ना। आप किसी फील्ड में जाते हो और आप बहुत ही
अच्छा करने लगते हो। तो ऐसा लगता है उनको वायलिन बजाने का एक तोहफा मिला था एंड ही बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर, और एक बहुत ही प्रतिभाशाली शौकिया वायलिनिस्ट बन गए। एमेच्योर यानी जैसे शौकिया वायलिनिस्ट बन गए, मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। और पूरे जीवन में यार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि एक पैशन होता है ना, पैशन जिसे हम हमेशा मेंटेन करते हैं। जरूरी नहीं है उस पैशन में करियर बनाओ, है कि नहीं, लेकिन आप जो भी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बड़े होके किसी को जो है कंपनी का मैनेजर बनना है, किसी को बिजनेस करना है, राइट, किसी को जो है आर्मी में जाना है, किसी को टीचर बनना है, तो आप ये सब प्रोफेशन तो लेते हो, लेकिन एक पैशन होता है ना, जैसे किसी को सिंगिंग का पैशन होता है, तो आप थ्रू आउट आप कभी लाइफ में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप डेली कुछ ना कुछ करते हो, सिंगिंग कर रहे हो, कोई डांस करता है, तो ये सारी चीज़ें जो है मेंटेन करते हैं। सिमिलरली आइंस्टाइन ने भी वायलिन का जो स्किल है वो लाइफ टाइम उन्होंने मेंटेन रखा। आइए अनुवाद देखते हैं। आइंस्टाइन ने 6 वर्ष की उम्र में वायलिन बजाना सीखना आरंभ किया क्योंकि उनकी माँ ऐसा चाहती थी। वह बाद में एक प्रतिभाशाली शौकिया वायलिनिस्ट बन गए। जीवन पर्यंत इस कौशल को उन्होंने, इस स्किल को बनाए रखा। बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड प्यूपल। नॉट अ बैड प्यूपल से इनका मतलब है, प्यूपल से मतलब है स्टूडेंट, है ना। वो एक बुरे विद्यार्थी नहीं थे। मतलब अभी आपने पीछे देखा ना कि उनके प्रिंसिपल उनके लिए कह रहे हैं कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, तो क्या वो इतना बुरा पढ़ते थे? नहीं, वो एक बुरे विद्यार्थी नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। तो हुआ क्या था, जब वो 15 मंथ्स के हुए होंगे, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो ना 1 year 3 months के जब वो होंगे, है ना, अराउंड आप 1.5 साल ऐसे मान सकते हो, इतने साल के होंगे, तब उनकी फैमिली जो है शिफ्ट हो गई थी म्यूनिक में। तो म्यूनिक में उन्होंने हाई स्कूल अटेंड किया और वहाँ पे उन्हें हर सब्जेक्ट यानी ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में उनके मार्क्स अच्छे आते थे। तो इससे ये तो क्लियर हुआ कि उनका दिमाग वीक नहीं था या फिर वो एक अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, राइट। चलिए अनुवाद देखते हैं। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बुरे शिष्य नहीं थे। वह म्यूनिक के हाई स्कूल में गए जहां आइंस्टाइन का परिवार प्रवास कर गया था जब वह 15 महीने के थे और लगभग प्रत्येक विषय में अच्छे अंक प्राप्त कर रहे थे। लेकिन दिक्कत कहाँ आई है ये देखो। आइंस्टाइन hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. So he was good at scores, he was good at grading, मतलब उनके अच्छे अच्छे मार्क्स आ जाते थे। लेकिन दिक्कत क्या थी, आइंस्टाइन को जो है ना स्कूल के रेजिमेंटेशन, व्हाट इज रेजिमेंटेशन, यानी ये जो अननेसेसरी आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है कि ये कॉपी कंप्लीट करो, ये बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना, तो उन्हें वो बिल्कुल नहीं पसंद था। रेजिमेंटेशन यानी डिसिप्लिन, अनुशासन, वो उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पसंद था। अनुशासन से यहाँ मतलब है कि स्कूल की जो लॉज होते हैं, लाइक आपको ये कॉपी मेंटेन करनी है और आपको इस टीचर का ये पढ़ना है सब्जेक्ट, या ना ये चीज़ें रटनी है, तो वो सब उन्हें नहीं पसंद आता था। और हमेशा ज़्यादातर ऐसा होता था कि वो अपने जो है ना शिक्षकों के साथ क्लैश हो जाता था, या इस बात पे वो कभी कभार बहस हो जाती थी उनकी कि ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है। तो फिर फाइनली क्या हुआ, एट द एज ऑफ 15, जब वो 15 साल के हुए हैं ना, व्हेन ही टर्न 15 years ओल्ड, यानी मान लो 9th या 10th क्लास में अराउंड जब वो होंगे, तो आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड, और एक टाइम के बाद तो उन्हें इतना स्टिफल का मतलब होता है घुटन फील करना, है ना, बहुत ही ज़्यादा जहाँ आपका दम घुटता है, सांस घुटने लगे, बहुत ही स्टिफल या बहुत ही सफोकेटेड वर्ड का हम यूज़ करते हैं ना, तो जब वो बहुत ही वहाँ पे सफोकेटेड फील करने लगे तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं जो है अपने अच्छे के लिए, अपनी भलाई के लिए स्कूल जो है छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे उनका ये रेजिमेंटेशन वाला सिस्टम समझ नहीं आ रहा है, राइट। आइए हिंदी में अनुवाद देखते हैं। आइंस्टीन विद्यालय के कठोर अनुशासन से घृणा करते थे और अक्सर अपने अध्यापकों से झगड़ पड़ते थे। 15 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन ने महसूस किया कि उनकी जो है सांस वहां घुटने लगी थी, दम घुट रहा था, ही वाज फीलिंग सफोकेटेड, और उसी के फलस्वरूप उन्होंने हमेशा के लिए जो है विद्यालय स्कूल को छोड़ दिया। ठीक है, चलिए। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। तो हुआ क्या, पिछले ही साल एल्बर्ट्स के जो मम्मी पापा थे वो मिलान शिफ्ट हो गए थे एंड उन्होंने अपने बेटे को रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया था, ठीक है, रिलेटिव्स के पास, क्योंकि होता है ना कभी कभार स्टडीज के लिए आपको पढ़ना होता है तो आपके पेरेंट्स आपको वहीं छोड़ के जाते हैं अगर उन्हें शिफ्ट होना पड़े तो। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक। तो हुआ क्या, आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है
एक बहुत ही लंबे डिस्कशन के बाद, मतलब होता है ना अपन, आपके फैमिली मेंबर्स और आपका कोई एक थिंकिंग होता है, तो एक बात पे बैठ नहीं पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा आप डिस्कशन करते हो मम्मी पापा से, अरे ये है वो है, सारी बातें बताते हो, तो बहुत लंबे लंबे ऐसे सोच विचार के बाद आइंस्टाइन को फाइनली जो है परमिशन मिल गई। उनकी जो इच्छा थी कि वो अपनी एजुकेशन कहाँ पे कंटेन करे, कहाँ पे जो है कंटिन्यू करे, जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। एक्चुअली स्विट्जरलैंड में क्या था ना, वहाँ पे भी जर्मन स्पीकिंग लोग थे, तो उनके लिए आसानी हो जाती कि जर्मन लैंग्वेज भी चलती है, वहाँ पे वो एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं। एंड व्हाट वाज द रीज़न? क्योंकि म्यूनिक के कंपैरिजन में स्विट्जरलैंड जो है ज़्यादा लिबरल था। लिबरल का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जो है ज़्यादा उनको फ्रीडम मिल सकती है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी स्ट्रिक्टनेस नहीं है, और स्टूडेंट जो चाहता है, जो वो अपनी जिस तरह से पढ़ाई करना चाहता है वो कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि मैं जो है स्विट्जरलैंड में अपनी जो है स्टडीज कंटिन्यू करूंगा। आइए अनुवाद देखते हैं। बीते हुए वर्ष में एल्बर्ट के माता पिता मिलान शहर में स्थानांतरित हो गए और अपने पुत्र को रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया। लंबी जो है परिचर्चा के उपरांत आइंस्टीन ने अपनी शिक्षा जर्मन भाषी स्विट्जरलैंड में प्राप्त करने की अभिलाषा पूरी हुई, और ऐसे नगर में जो म्यूनिक की अपेक्षा अधिक उदार था या ज्यादा लिबरल था। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. अब हुआ क्या, आइंस्टीन का आपको पता है हाईली गिफ्टेड। हाईली गिफ्टेड का मतलब क्या होता है कि नहीं, ऊपर वाले से उसको एक तोहफा मिला है ना, एक तोहफा मिला है कि मैथ्स में वो ऑलरेडी लाइक बहुत ही ज़्यादा जीनियस है, बहुत ही तेज दिमाग चलता है मैथमेटिक्स में, और फिजिक्स में उनकी रुचि बहुत थी। गिफ्टेड वो मैथमेटिक्स में थे कि उनका कैलकुलेशन वगैरह एवरीथिंग वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, और उन्हें बहुत ही ज़्यादा रुचि थी फिजिक्स में, राइट, यानी भौतिक विज्ञान में। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल वूल ख़त्म करने के बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे इन ज्यूरिक। ज्यूरिक शहर का नाम है, वहाँ की यूनिवर्सिटी में वो अपनी फर्दर स्टडीज़ जो है कंप्लीट करेंगे। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मुस्टैच। अब यहाँ कहा है, चलो तुम्हें मैथ्स और साइंस के बारे में तो पता है, लेकिन साइंस ही अकेली चीज़ नहीं थी जो उन्हें अपील की यानी जो उन्हें पसंद आई। किसे? द डैशिंग यंग मैन। अब यहाँ पे देखो, आइंस्टाइन के लिए पहली बार इस टाइप के जो है हम लैंग्वेज यूज करेंगे, डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मुस्टैच। यानी आप देख सकते हो तो यार उस टाइम की अगर आप बात करो, है ना, 1800s की अगर आप बात करो, 1900s की, तो उस टाइम के हिसाब से ही एक्चुअली लुक्स लाइक वेरी डैशिंग मैन। वॉलरस मुस्टैच क्या होता है? मूंछ का जो शेप होता है ना, इस टाइप का उसे वॉलरस मुस्टैच कहते हैं। तो ही वाज अ डैशिंग वॉलरस मुस्टैच, ही वाज गुड लुकिंग, राइट। तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्हें सिर्फ साइंस में ही इंटरेस्ट था। तो अब देखते हैं भाई कि आइंस्टीन को और किस में इंटरेस्ट था। He also felt a special interest in a fellow student, Meliva Merrick, whom he found to be a clever creature. तो हुआ क्या, जिस यूनिवर्सिटी में वो जाते थे ना, तो उनकी फेलो स्टूडेंट यानी उनके जो है साथी, जो है फेलो का मतलब जो होता है उनके साथ में पढ़ने वाली जो स्टूडेंट थी, उनमें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, जिनका नाम था मेलिवा मेरिक, है ना। होम ही फाउंड। अच्छा, उन्हें उनमें इंटरेस्ट क्यों था? अब ये भी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि उन्हें लगता था मेलिवा जो है, उनकी पिक्चर यहाँ दी है, शी इज़ अ क्लेवर क्रीचर। क्लेवर क्रीचर यानी वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थी। शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही स्मार्ट थी। एंड जैसा देखो होता है ना, इंसान का जैसा इंटरेस्ट होता है तो उन्हें वैसे लोग पसंद आते हैं ना। आइंस्टाइन वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ही वॉज वेरी स्मार्ट, ही वॉज इंटरेस्टेड इन साइंस एंड ऑल। तो मेलिवा भी सेम थी, शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी क्लेवर। तो यहाँ पे आइंस्टाइन को उनकी ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। दिस young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. तो ये बताया जा रहा है this young Serb, यहाँ किसकी बात हो रही है? ये this मेलिवा के लिए कहा है। मेलिवा जो है वो एक यंग सर्ब है। सर्ब मतलब क्या हुआ? वो एक सर्बियन थी। सर्बिया एक जगह का नाम है, वो वहाँ से आई थी। तो इस सर्बिया से स्विट्जरलैंड इसलिए आई थी क्योंकि देखो उस टाइम की बात है, उस टाइम में जो है ना ऐसे बहुत ही मतलब ना गिने चुने कॉलेजेस होते थे जहाँ पे वुमेन्स को डिग्री करने दी जाती थी, क्योंकि उस टाइम में एजुकेशन वाज नॉट, तभी तो कहते हैं ना राइट्स वगैरह क्यों निकल के आए हैं, क्यों पॉलिटिक्स क्यों जो है संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स आए हैं, क्योंकि उस टाइम में राइट टू एजुकेशन वहाँ नहीं हुआ करता था। वुमेन को बहुत कम ऐसी जगह थी जहाँ डिग्री मिलती थी। तो ये जो यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक जहाँ आइंस्टाइन थे ना, दिस वॉज अ वेरी फ्यू, एक आधी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे वुमेन डिग्री ले सकती थी। इसलिए ये सर्बियन यानी जो मेलिवा मेरिक है यहाँ पे पढ़ने आई थी। आइए अनुवाद देखते हैं।
उसे अपनी साथी विद्यार्थी मेलिवा मैरिक में विशेष रुचि की अनुभूति भी थी, क्योंकि जिसने उसे एक चतुर प्राणी पाया, क्योंकि उन्हें लगता था वो एक बहुत ही क्लेवर इंसान है। वह सर्ब युवती यानी सर्बिया की निवासी जो है स्विट्जरलैंड आ गई थी, क्योंकि ज्यूरिक का विश्वविद्यालय यूरोप के उन थोड़े से विश्वविद्यालयों में से था जहां पे महिलाएं डिग्री प्राप्त कर सकती थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, आइंस्टीन सॉ इन हर एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ की भी बातें की गई है, तो आइंस्टीन ने उन्होंने क्या देखा उनमें, है ना। तो आइंस्टीन सॉ इन हर एन एलाई, एलाई मतलब होता है एक फ्रेंड, एक साथी, एक कंपेनियन। अ फ्रेंड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, है ना, किसके खिलाफ, फिलिस्टीन्स। अब फिलिस्टीन्स कौन होते हैं, वो लोग जो काइंड ऑफ अशिक्षित, इन द सेंस कि ऐसे लोग जिनका ना दे डोंट नो आइडिया अबाउट, जिनको कोई आइडिया नहीं होता है या कोई इंटरेस्ट नहीं होता है साइंस में, है ना, लिटरेचर में, म्यूजिक में, ऐसे लोग जो मतलब बहुत ही फीकी सी जिंदगी जीते हैं, है ना, कि बस दिन में काम कर रहे हैं, घर चल रहा है, ये हो रहा है, बच्चे हैं, बस, है ना। वो लोग जो साइंस में, लिटरेचर में, म्यूजिक में, वर्ल्ड थ्योरी कैसे चलती है, ये दुनिया कैसे चल रही है, हमें किसने बनाया, हम कहाँ से आए, स्पेस क्या है, टाइम क्या है, क्या धरती के अलावा और भी ऐसे प्लैनेट्स हैं या हमारी गैलेक्सीज, यानी ये सारी चीज़ों में जिन्हें इंटरेस्ट नहीं, वो लोग फिलिस्टीन्स कहलाते हैं। तो आइंस्टीन सॉ इन हर एन एलाई, यानी आइंस्टीन को उनमें एक साथी मिला अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, यानी ऐसे लोग जो इंटरेस्ट नहीं रखते हैं आर्ट्स में, लिटरेचर में, साइंस में। दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी with whom he was constantly at odds। So यानी वो होता है ना, एक साथी मिल जाता है आपको जिसकी थिंकिंग आपके जैसी होती है ना। जैसे काफ़ी लोग हैं, जैसे मुझे भी पता है, मुझे बहुत ज़्यादा साइंस में इंटरेस्ट है। साइंस एज एन कि व्हाट इज़ द वर्ल्ड, हम कहाँ से आए, है ना, कहाँ को जाएंगे, एंड एवरी दीज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। तो आपको अपने दोस्त भी वैसे ही पसंद आते हैं ना, जो आपके जैसी थिंकिंग रखते हो, इसी टाइप की। तो आइंस्टीन को इतनी अच्छी इसलिए लगी क्योंकि वो उनके जैसी थी, उन्हें भी साइंस से रिलेटेड चीज़ों में, थ्योरीज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो ये एक टाइप का टीम हो गई उन लोगों के अगेंस्ट जो आइंस्टीन के फैमिली के लोग थे, उनके यूनिवर्सिटी के लोग थे, जिनसे वो हमेशा एट ऑड्स का मतलब है कि एक बोलते हैं ना 36 का आंकड़ा रहता था, मतलब उनसे बनती नहीं थी कि आइंस्टाइन अपनी थ्योरीज की बात करें कि स्पेस और टाइम ऐसा, और उन लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं, तो हमेशा इनकी अनबन चलती रहती थी। तो इसलिए जो है वहां पे उनको ये एक साथी के तौर पे मिली। द कपल फेल इन लव एंड एज यू नो, उन दोनों को बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से प्रेम हो गया। Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness। अब ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी बात है। Letters survive यानी वो खत आज भी सर्वाइव करते हैं, यानी वो खत आज भी मौजूद है जिनमें उन दोनों ने अपना अफेक्शन, यानी अपना जो एक दूसरे के प्रति प्रेम है, उन्हें शब्दों में बयान किया, है ना। क्योंकि उस टाइम में तो मोबाइल फोन और मैसेजिंग एप्स नहीं होते थे, तो लेटर खत लिखा करते थे, राइट। तो जैसे आपने देखा होगा, आपके पापा मम्मी भी लिखते थे पहले एक दूसरे को खत, तो ऐसे ही इन दोनों ने अपने अफेक्शन को शब्दों में उतारा। और वो शब्दों में कैसे उतारा, क्या आपको लगता है सिंपल से शब्द होंगे? नहीं, दोनों का इंटरेस्ट किस में था? साइंस में था। तो इन दोनों ने साइंस की बातें करते हुए उस साइंस को बहुत ही स्वीट लैंग्वेज में उसे डाल दिया। साइंस की बातें करके दे वर डूइंग काइंड ऑफ रोमांस इन देयर लेटर्स। ऑलराइट, चलिए अनुवाद देखते हैं। आइंस्टीन को उसमें संस्कृति विहीन, यानी जो अशिक्षित, जो अलग टाइप के, मतलब जिनको लोगों को इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में, उन लोगों के विरुद्ध एक साथी दिखाई दी। वे लोग उसके परिवार में और उसके विश्वविद्यालय में थे जिनसे उनके लगातार टकराव रहते थे। यह जोड़ा प्यार में पड़ गया। ऐसे पत्र मौजूद हैं, यानी दोज लेटर्स स्टिल सर्वाइव, जिनमें उन्होंने अपने प्यार को शब्दों में व्यक्त किया है, विज्ञान की मृदु भावनाओं से मिलावट करते हुए। रोट आइंस्टीन ने क्या लिखा है, उसी में से एक लेटर की बात बताई गई है यहाँ पे। उन्होंने क्या लिखा है, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion। मतलब प्रेम में भी ये लोग देखो साइंस की थ्योरीज की बात कर रहे हैं कि मैं कितना खुश होऊंगा और मैं कितना प्राउड, यानी मुझे कितना गर्व महसूस होगा कि जब हम दोनों ने, क्योंकि बोथ वर फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी के थे, सेम पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जब हम अपनी जो है वर्क ऑन रिलेटिविटी, वही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आप आगे पढ़ेंगे, है ना, उस काम को हम एक विक्टोरियस कंक्लूजन, यानी अगर उस पे हम जीत जाएंगे, एक जो है ना सफलतापूर्वक अंत होगा, तो मैं बहुत खुश हूँगा।
तो हो सकता है दोनों साथ में मिलकर इस थ्योरी पे काम कर रहे हों। ऑलराइट, तो ये था उनके खत में उन्होंने लिखा था। आइंस्टाइन ने लिखा, मैं कितना प्रसन्न व गर्वित होऊंगा जब हम सापेक्षता पर अपने कार्य को विजित निष्कर्ष पर ले आ चुके होंगे। आगे मूव ऑन करते हैं आइंस्टाइन की। अब यहाँ पे हम बात करेंगे उनकी वर्किंग की, कि उनकी यूनिवर्सिटी खत्म हुई, फिर उन्होंने क्या काम चालू किया। इन 1900 एट द एज ऑफ 21, यानी अब वो 21 साल के हो गए थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। अब होता है ना, आपने पढ़ाई कर ली, आप यूनिवर्सिटी से पास आउट हो गए, तो उस इंसान को क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड यानी क्या, अभी वो बेरोजगार थे, है ना, उनके पास अभी फिलहाल के लिए कोई काम वाम नहीं था। तो कुछ टाइम के लिए, यानी 2 साल के लिए उन्होंने क्या किया, ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, gave private lessons and finally secured a job। तो 1900 में जब उनका यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट बने वो, तो 2 साल के लिए फॉर 2 years उन्होंने क्या किया, जब तक यार अभी कोई होता है ना प्रॉपर जॉब नहीं मिल रही होती, तो अपन भी क्या कर लेते, टीचिंग असिस्टेंट बन गए थे वो। एंड प्राइवेट लेसन, जिसे अपन कहते हैं ना प्राइवेट ट्यूशन जैसे बच्चों को देते हैं, तो वो दिया करते थे। ऑलराइट, एंड देन उसके बाद 2 साल के बाद फाइनली इन 1902 एज अ टेक्निकल, ही फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। तो फाइनली 2 साल बाद 1902 में उन्हें एक जॉब मिल गई। काहे की जॉब थी वो, एक टेक्निकल एक्सपर्ट की, बिकॉज यू नो ही वाज इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड मैथ्स। तो उन्हें टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिली। कहाँ मिली, बर्न के, बर्न जगह का नाम है, बर्न के एक पेटेंट ऑफिस में। अब पेटेंट वर्ड आपने सुना है, जैसे किसी ने कोई आविष्कार किया, किसी ने कोई इन्वेंशन किया, सो दैट पर्सन, फॉर एग्जाम्पल किसी ने एक मशीन बनाई, ठीक है, तो उस मशीन का फॉर एग्जाम्पल आप मान लो पेटेंट उस इंसान के पास है, क्योंकि वो उसका आविष्कार है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि अगर उसने बेचारे ने पेटेंट नहीं लिया तो कोई भी उसकी मशीन कॉपी करके खुद ही बेच सकता है। तो पेटेंट से क्या होता है, उनके पास वो अधिकार होता है, एंड वह अधिकार वो दूसरों को दे सकते हैं खुद ही, ठीक है। तो पेटेंट इज जस्ट लाइक यू नो अ लाइसेंस, है ना, एक लाइसेंस होना किसी चीज का, एक पेटेंट होना। तो उन्हें जो है एक टेक्निकल एक्सपर्ट की नौकरी मिल गई थी एक पेटेंट ऑफिस में। 1900 में 21 वर्ष की आयु में एल्बर्ट आइंस्टाइन विश्वविद्यालय का स्नातक था एंड वह बेरोजगार थे। उन्होंने अध्यापन सहायक के रूप में कार्य किया, टीचिंग असिस्टेंट बने, निजी शिक्षण दिया और आखिरकार 1902 में बर्न, यानी एक शहर का नाम है, उसमें उन्होंने पेटेंट कार्यालय में तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में नौकरी प्राप्त कर ली। तो अब इनका वर्क क्या होता था, बोलो मैम वर्क क्या है, तो बेसिकली जो भी लोग अपने इन्वेंशंस करते थे ना, जो रिसर्च कर रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं, तो ये उनको स्टडी करके उनको पेटेंट दिया करते थे, राइट, ये उनका काम होता था, टेक्निकल एक्सपर्ट होते थे ये। While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret। और यही एक इंसान होता है जिसे जीनियस कहते हैं, कि एक काम करते हुए वो अपने लक्ष्य को नहीं भूल रहे हैं। देखो, उन्हें यह भी पता है जॉब करना जरूरी है, नौकरी करना जरूरी है, लेकिन वो अपना काम भी साथ में करते जा रहे हैं, जिसपे उन्हें इंटरेस्ट था सबसे ज्यादा, इन्वेंशंस पे। सो while he was supposed, जब वो अपना काम कर रहे थे, उनका काम क्या था, दूसरे लोगों के आविष्कारों को यू नो असेस करना यानी उनको देखना करना कि क्या इनके टेक्निकलिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सब कुछ परफेक्ट है, कैसे ये मशीन काम करेगी, आगे कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सारी चीजें उनको देखनी पड़ती थी। तो ये सब वो देखते थे। उसी के साथ साथ आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग, वो चुपके से, सीक्रेट है ना, टॉप सीक्रेट में जो है गुप्त रूप से अपनी खुद के ही आइडियाज क्रिएट कर रहे थे, यानी लोगों के इन्वेंशंस भी वो देख रहे थे और खुद अपनी थ्योरीज, अपनी सीख, अपना इन्वेंशन उनके दिमाग में चल रहा था। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। तो ऐसा कहा जाता है, देखो जहाँ पे आप काम करते हो तो होता है ना, आपको एक डेस्क दिया जाता है, डेस्क यानी एक टेबल दिया जाता है, तो उस टेबल के अंदर ऐसे एक टेबल के अंदर क्या होते हैं, जैसे मान लो ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, तो टेबल के अंदर ऐसा ड्रॉअर होता है ना, जिसे आप खोल देते हो। तो इस ड्रॉअर में जो है, इस ड्रॉअर को उन्होंने, ऐसा बताया जाता है कि आइंस्टाइन ने इस ड्रॉअर को क्या नाम दिया था, इस ड्रॉअर को कहा था दी ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल, है ना, जो नाम आपको यहाँ दिख रहा है, द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। अच्छा, ब्यूरो वर्ड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा विभाग, है ना, ब्यूरो वर्ड का मतलब होता है एक ऐसा विभाग, एक ऐसी जगह जहाँ पे पूरी थियोरेटिकल फिजिक्स रखी है, यानी यहाँ पे जो है वो अपने आइडियाज,
उनके काफी सारे पेपर्स रखे होंगे, तो उन्होंने नाम दे दिया द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, इस ड्रॉर का नाम दे दिया था कि यहाँ पे जो है उनके फिजिक्स के जितने भी पेपर्स हैं, जितनी स्टडी कर रहे हैं, वो जितने इन्वेंशंस हैं बड़े बड़े, वो सब इसमें खजाना रखा हुआ है। ठीक है, आइए अनुवाद देखते हैं। जबकि उनका कार्य अन्य लोगों के आविष्कारों का मूल्यांकन करना माना जाता था, आइंस्टाइन गुप्त रूप में अपने स्वयं के विचारों को वास्तव में विकसित कर रहे थे। कहा जाता है कि वह मजाक में अपने कार्य की जो है ना मेज दराज को सैद्धांतिकी भौतिकी का ब्यूरो कहकर पुकारा करते थे। अच्छा, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सबने देख लिया ना, इसे ब्यूरियो नहीं कहते हैं, इसे ब्यूरो कहते हैं। आप चाहें तो अपनी किताबों में ना साइड में उच्चारण भी लिख लिया करें हिंदी में, ताकि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर रीडिंग यू विल नॉट मेक अ मिस्टेक। चलिए, ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में थोड़ी हम यहाँ पे, थोड़ी तो नहीं काफी ज्यादा हम फिजिक्स की बात करेंगे। समझना है आपको ध्यान से, बहुत ही इजी वे में मैं समझाऊंगी। देखो, one of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute। अब इनकी भाई आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कितनी फेमस है हम सबको पता है। इनकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ठीक है, दो थ्योरीज दी थी इनने, एक जनरल एक स्पेशल। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहना चाहते हैं आइंस्टाइन? आइंस्टाइन ये कहते हैं कि टाइम और डिस्टेंस, समय और दूरी एक दूसरे के एब्सोल्यूट नहीं है, यानी एकदम सेम नहीं हो सकते। कैसे? इंडीड two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। बोलो मैम सब दिमाग के ऊपर से क्या, घबराना नहीं। देखो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कहा है दो घड़ियां हैं, ठीक है, ये टाइम बता रही है घड़ी, ठीक, एक ये घड़ी है और एक ये घड़ी है, ओके। अब आपको कहा है कि ये घड़ी एक डिस्टेंस ट्रैवल करके आएगी, है ना, x डिस्टेंस है ट्रैवल करके आएगी, ठीक है, ये भी एक डिस्टेंस ट्रैवल करके आएगी, और इन दोनों की स्पीड जो है, एक की स्पीड हो सकता है दूसरे से रिलेटिवली ज्यादा हो, तो ये कहा जाता है दोनों का जब जो टाइम होगा सेम डिस्टेंस में, दैट विल वेरी, वो सेम नहीं होगा। अगर फिर भी बात समझ नहीं आई हो तो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल में आप जो है अपने एक फ्रेंड के साथ, है ना, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, ठीक है, वो बाहर गया था, वो आज आया है, आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कितनी बातें करते हैं ना, कितनी सारी चीजें हम शेयर करते हैं। तो जो पता है आज ये हुआ वो हुआ, घर की बातें, बाहर की बातें, स्कूल की बातें, सब कुछ शेयर करते हैं, ठीक है। तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जो है कंटिन्यूस, लगातार आप अपने फ्रेंड के साथ जो है 3 घंटे बात कर रहे थे। यू आर टॉकिंग विद योर फ्रेंड फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे बात करते, लेकिन आपको लगता है 3 घंटे आपके लिए कितने हुए? आपको लगा आपने अभी तो बात चालू की थी, यार भाई टाइम भी हो गया क्या घर जाने का? क्यों? आपको लगा अभी मात्र 3 मिनट ही तो हुए हैं, है ना, वो 3 घंटे भी आपको 3 मिनट के समान लगते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एक हॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर आपने एक हॉट ऑब्जेक्ट, एक गर्म चीज है, कोई गर्म तवा ले लो, है ना, एक गर्म तवा है, बहुत गर्म तवा है, अगर आपने उस गर्म तवे के ऊपर 2 मिनट भी, मैं तो 2 मिनट भी ज्यादा कह रही हूँ, है ना, 2 मिनट भी तुमने जो है हाथ रख लिया, तुम्हें क्या लगेगा? बाप रे, 2 घंटे समान लगेंगे वो 2 मिनट, ऐसा लगेगा क्या है ये चीज। तो यहाँ पे ये है टाइम एंड डिस्टेंस से बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी जिस चीज के रेफरेंस में आप बात कर रहे हो वहां से जो है टाइम वेरी कर सकता है या फिर वहां से जो है टाइम बदल सकता है। अगर और समझना हो तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आइए हिंदी में अनुवाद देखते हैं। आइंस्टीन का सापेक्षता यानी रिलेटिवली का विशेष सिद्धांत 1905 के प्रसिद्ध लेखों में से एक था, जिसके अनुसार समय व दूरी निष्पेक्ष नहीं है। वास्तव में 2 पूर्णतः सटीक घड़ियां एक जैसा समय दिखाना जारी नहीं रखेंगी यदि वे एक यात्रा के बाद पुनः साथ साथ आती हैं और यदि उनमें से एक दूसरे की अपेक्षा में हल्की सी भी, मतलब तेज गति से चल रही हो। बात समझ आई कि नहीं? आते हैं हम अगले पैराग्राफ। मूविंग ऑन, फ्रॉम दिस followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy। हाँ जी, यही इक्वेशन जिसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा एंड ये आप सब पढ़ेंगे भी, पढ़ते ही होंगे, E = mc²। खैर अभी आई थिंक आया नहीं होगा तुम्हारे फिजिक्स में, है ना, आई थिंक क्लास
10th में आके शुरू हो जाएगा, एनर्जी का रिलेशनशिप E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इतनी फेमस ये फॉर्मूला जो निकाला है आइंस्टाइन ने। अब E यहाँ पे क्या है पहले तो समझो, ये लेटर्स किसे डिनोट करते हैं, है ना, हर एक लेटर का एक डिनोशन है, ध्यान से देखिएगा। E डिनोट करता है एनर्जी को, है ना, एनर्जी का रिलेशनशिप फॉर्मूला है ये बिटवीन मास एंड एनर्जी, है ना। E डिनोट्स एनर्जी, M डिनोट्स द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट का जो मास होता है। एंड यहाँ पे C स्क्वायर में C क्या है, C इज द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की जो गति होती है किसमें, वैक्यूम में, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। आई होप सब वैक्यूम समझते हो, वेयर देयर इज नो एयर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो कि अबाउट होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, है ना, यहाँ की वैल्यू भी दी है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या बोला था, कांस्टेंट रहती है, जो कि है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है। फिर मैं आपको बता रही हूँ कि इस पूरे चैप्टर में देखो डेटा है, डेट्स हैं, फैक्ट्स हैं जिन्हें हमें याद रखना है। अच्छा, फैक्ट्स के अंदर एकदम डूब भी नहीं जाना है कि मैम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है तो इसमें ये क्या होगा, बहुत सवाल आ रहे होंगे अभी। तो ये है, जितना समझ आ रही है, जो थ्योरी बताई है वो समझो, फॉर्मूला समझो, राइट, बिकॉज नेक्स्ट जो आप पढ़ोगे जब आप फिजिक्स में, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर याद रखेंगे। ओके, अनुवाद देखते हैं। इससे विश्व का सबसे प्रसिद्ध फॉर्मूला निकला जो द्रव्यमान व ऊर्जा में सापेक्षता दर्शाता है। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इस गणितीय समीकरण में E ऊर्जा को दर्शाता है, M जो है द्रव्यमान को, और C शून्य में प्रकाश को, यानी वैक्यूम में जो है प्रकाश की गति को लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड दर्शाता है। सबको इक्वेशन क्लियर है? चलिए, अच्छा, अब मैंने आपको पीछे एक बात बताई थी ना कि वो लोग जिनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एकदम अच्छे से समझ नहीं आई कि मैम क्या था, आप कह रहे हो टाइम, डिस्टेंस, स्पेस, व्हाट वाज दैट। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ना, ये एग्जांपल मैंने इंस्पायर होकर दिया है एल्बर्ट आइंस्टाइन के। एल्बर्ट आइंस्टाइन इतने बढ़िया थे, उन्होंने कहा जिनको समझ नहीं आया तो मैं एक ईजी तरीका बताता हूँ कि कैसे आप जो है इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझ सकते हो। तो उन्होंने कहा When you sit with a nice girl, वही मैंने आपको जो बात बताई कि आप अगर अपनी दोस्त के साथ बैठे हो, तो यहाँ पे उन्होंने बहुत ही मजेदार एग्जांपल लिया है। अगर एक आप नाइस गर्ल, यानी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की है ना, बहुत ही सुंदर है, मान लो कोई एक्ट्रेस है, कोई हीरोइन है, अगर आप उसके साथ बैठ के 2 घंटे बात कर रहे हो, है ना, you're टॉकिंग, बढ़िया चिट चैट कर रहे हो, गॉसिप चल रही है, बातें चल रही है, क्या हालचाल, एवरीथिंग, 2 घंटे आपने बात किया फॉर 2 आवर्स, लेकिन आपको ये क्या लगता है, इतनी सुंदर सी लड़की है तो बस उसको देखते रह रहे हो, बातें कर रहे हो, तो वो 2 घंटे भी आपको कैसे लगते हैं, 2 मिनट के समान, है ना, कि अभी क्या हुआ है, अभी तो सिर्फ 2 मिनट ही गुजरे हैं। तो अब उसी जगह उस नाइस गर्ल, उस सुंदर लड़की की जगह अगर एक क्या हो, हॉट स्टोव। हॉट स्टोव क्या होता है भाई, एक गरम चूल्हा, गरम चूल्हा है। अगर आपने, है ना, अगर आपने मात्र इसमें 2 मिनट भी हाथ रख दिया, मैं तो 2 मिनट भी बहुत कह रही हूँ, अपन 2 सेकंड में भी हाथ हटा देते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने यहाँ पे 2 मिनट भी हाथ रख दिया तो क्या लगेगा, 2 घंटे समान, कि बाप रे इतनी देर मेरा हाथ जो है गर्म तवे पे था, हाथ पूरा जल चुका है। तो कहना क्या चाहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे फर्क पड़ता है, राइट, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, जैसे यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस गर्ल है, वहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हॉट स्टोव है। ठीक है, क्लियर है? आइए इसको पढ़ते हैं। When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. And when you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity. तो वो रिलेशन स्थापित कर रहे हैं रिलेटिविटी की, कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे फर्क आता है। अनुवाद देखते हैं। जब आप एक अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे बैठते हैं तो यह 2 मिनट जैसे लगते हैं, और वहीं जब आप एक गर्म चूल्हे पर 2 मिनट के लिए बैठते हैं तो ये कैसे लगते हैं, 2 घंटे जैसा लगता है। यही सापेक्षता है। किसने बताया है? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑल राइट। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो, आपको दिखता है कि कोई इतना महान है, इतना जीनियस है, इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, राइट, बट हमें देख के क्या लगता है, इनकी लाइफ स्मूथ चल रही है? नहीं। पर्सनल लाइफ में देखो उतार चढ़ाव सभी की लाइफ में आते हैं। वो लोग जो आपको बाहर बहुत खुश दिख रहे हैं कि सब बढ़िया चल रहा है, काम इनका अच्छा चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में इश्यूज चलते रहते हैं, घर पे हुआ, फैमिली में हुआ। सो आइंस्टाइन के साथ भी यही था। While he was solving the world's most difficult problem in physics, तो वो शायद फिजिक्स की जब बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही कठिन सवाल सॉल्व कर रहे हो, उसी के साथ उनकी जो प्राइवेट लाइफ है दैट वाज अनरैवलिंग। अनरैवलिंग का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना डगमगाना, है ना, डगमगाना, या काइंड ऑफ फेल होती जा रही थी, नीचे गिरती जा रही थी। यानी क्या, उनके जो टर्म्स थे
जो क्या टर्म से भाई कि मिलेवा बोला, अब उसको पता है कि मिलेवा उनको बहुत पसंद थी, राइट, दे बोथ फेल इन लव विथ ईच अदर। लेकिन हुआ क्या, एल्बर्ट ये चाहते थे कि जैसे वो अपनी स्टडीज खत्म करे, दोनों सेम यूनिवर्सिटी में थे, तो वो चाहते थे कि वो मिलेवा से शादी कर लें, लेकिन हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, वो शादी के खिलाफ थी। ऑलराइट, सो एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा right after finishing his studies, but his mother was against it। अब उनकी मम्मी उसके बहुत ज्यादा अगेंस्ट थी। क्यों है, रीजन भी आगे बताते हैं, फटाफट से अनुवाद देखते हैं। जबकि आइंस्टीन भौतिकी के सर्वाधिक कठिन समस्याएं सुलझा रहे थे, उनका निजी जो जीवन है वो असफल हो रहा था। एल्बर्ट अपने अध्ययन करने के ठीक पश्चात मिलेवा से विवाह करना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ जो है इसके विरुद्ध थी। अब क्या रीजन था, व्हाई वाज शी अगेंस्ट मिलेवा, ऐसी क्या प्रॉब्लम थी? शी थॉट मिलेवा, who was 3 years older than her son, was too old for him। तो हुआ क्या, मिलेवा जो है आइंस्टाइन से 3 साल उम्र में बड़ी थी। तो उनकी माँ को ये लगा, देखो फैमिली के अलग अलग कंसर्न्स होते हैं, तो उनकी मम्मी को ये लगा कि वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है उसके लिए, है ना। यूजुअली ऐसा माना जाता है कि फीमेल जो है उनकी एज यूजुअली ऐसा रहता है, खैर अब तो काफी कुछ बदल गया है, कि उनकी एज जो है कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, लेकिन शी वाज 3 years older than him। तो मम्मी का एक कंसर्न रहता है ना कि ये थोड़ी ज्यादा बड़ी है तुम्हारे लिए। she was also bothered by मिलेवा's intelligence। और कहीं ना कहीं she was bothered का मतलब क्या होता है, उन्हें कहीं ना कहीं एक दिक्कत थी, एक परेशानी थी मिलेवा की इंटेलिजेंस से। क्योंकि क्यों पसंद किया था आइंस्टाइन ने उसको, बिकॉज शी वॉज वेरी क्लेवर, शी वॉज वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझ जाती थी, राइट, एक स्मार्ट वुमन जिसे कहते हैं। तो कहीं ना कहीं मम्मी को उस चीज़ से भी बहुत प्रॉब्लम थी, होता है ना, लगता है कि भाई ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा तेज है। अब वो कहती हैं शी इज अ बुक लाइक यू, ये लाइनें डबल इन्वर्टेड कॉमास में है, यानी ये शब्द आइंस्टाइन की मदर ने कहे हैं कि शी इज अ बुक लाइक यू, वो तुम्हारी तरह ही एक किताब है। किताब इन द सेंस की किताबी पूरे टाइम इसी दुनिया में घुसे रहते हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पढ़ाई, कैलकुलेशंस एंड ऑल लाइक दैट, है ना, कि वो घर कैसे संभालेगी, शायद उनका एक कंसर्न हो सकता है। हिज मदर सेड आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, और यही हुआ, उनकी मम्मी नहीं मान रही थी, सो ही पुट द वेडिंग ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, कैंसिल कर देना, है ना। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, कैंसिल, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है वेडिंग कैंसिल कर देना। सो आइंस्टीन पुट ऑफ द वेडिंग। उन्होंने सोचा मिलेवा जो कि उनके पुत्र से 3 वर्ष बड़ी थी, उनके पुत्र के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी थी उम्र में। मिलेवा की प्रज्ञा यानी बुद्धि द्वारा उसे परेशान भी किया गया, यानी वो काफी ज्यादा बॉदर्ड थी, उन्हें नहीं पसंद था ये सब। वह तुम्हारी तरह एक पुस्तक है, उनकी माँ ने कहा, और आइंस्टाइन ने विवाह को स्थगित कर दिया, है ना, कैंसिल कर दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons। लेकिन अब जो भी हो, फाइनली जो है एक साल आया, यानी 1903 के जनवरी में उन दोनों ने शादी कर ली, है ना, अपने मन की कर ली, और उन्हें 2 sons यानी 2 बेटे भी हुए। लेकिन अब हुआ क्या, उनकी पर्सनल लाइफ में और दिक्कतें आने लगी। बट अ फ्यू इयर्स लेटर, कुछ सालों बाद जो है, द मैरिज फॉल्टर्ड। फॉल्टर्ड का मतलब क्या हुआ, मैरिज स्टार्टिंग टू फेल, वो फेल होने लगी, कहीं ना कहीं उनकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें आने लगी, शांति नहीं थी। ऐसा हुआ क्यों, मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। तो 2 लड़के हो गए थे, लेकिन कुछ सालों बाद क्या हुआ ना, मिलेवा, अब आपको पता है शी वाज अ वेरी स्मार्ट वुमन, वेरी इंटेलेक्चुअल, उनका दिमाग बहुत ही तेज था। तो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि वो अपना जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन है, जो उनके सबके एक सपने होते हैं, किसी को अगर ऊपर वाले ने कुदरत से इतना अच्छा दिमाग मिला है तो वो जीवन में कुछ करना चाहते होंगे आगे। लेकिन हुआ क्या कि वो एक हाउसवाइफ बन के रह गई थी, है ना, घर के काम, बच्चे संभालना, पूरा वहीं पे वो उनका फोकस था। तो वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लूज कर रही थी और काफी ज्यादा नाखुश होती जा रही थी कि उनके जो सपने होंगे, उन्हें जो ख्वाहिशें देखी होंगी, वो पूरी नहीं कर पा रही है। तो ऐसा होता है ना, फिर पीस मेंटेन नहीं होता है एंड आपस में प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो सेम यहाँ पे हुआ था। जनवरी 1903 में आखिरकार विवाह कर लिया और उनको दोनों पुत्र हुए, वो जो युगल है यानी जो कपल है। किंतु कुछ वर्षोपरांत यानी कुछ वर्षों बाद विवाह यानी उनके वैवाहिक जीवन जो है ना लड़खड़ाने लगा, है ना। इसी बीच अपने बौद्धिक महत्वाकांक्षा खो रही थी और एक अप्रसन्न गृहिणी जो है बन रही थी। After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919। तो शादी हुई थी उनकी 1903
3 में, और आफ्टर कॉन्स्टेंट ईयर्स ऑफ फाइटिंग यानी कहीं ना कहीं उनकी नहीं बन रही होगी आपस में, राइट, काफी ज्यादा मतभेद चल रहे होंगे, मनभेद चल रहे होंगे, तो कपल ने जो है फाइनली उन्होंने तलाक यानी फाइनली डिवोर्स ले लिया इन द ईयर 1919, 1919 में। एंड देन उसी ईयर जो है आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन, और उसी साल उनकी कजिन है जिनका नाम है एल्सा, यानी इसी साल में 1919 में जिस साल उनका डिवोर्स हुआ, इन द सेम ईयर ही मैरिड हिज कजिन जो है एल्सा। वर्षों के निरंतर लड़ाई झगड़े के उपरांत 1919 में युगल ने आखिरकार तलाक उन दोनों का हो गया। आइंस्टीन ने उसी वर्ष में अपनी चचेरी बहन एल्सा से विवाह कर लिया, कजिन। ऑलराइट, चलिए अब नया पर्सनल चैप्टर चालू हो गया था, तो अब उनकी गाड़ी जो है ना वापस कहीं ना कहीं ट्रैक पे आ गई थी। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, यानी अभी जो है इतने साल शादी में प्रॉब्लम चली थी, फाइनली जब उन्होंने मैरिज कर ली फिर से एल्सा से, तो एक पर्सनल लाइफ भी ट्रैक पे आ गई। और उसी के साथ कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, किसी चीज के साथ हो जाना, है ना, कोइंसाइड मतलब साथ हो जाना। तो जो नया पर्सनल चैप्टर हुआ है, जो एल्सा से मैरिज है ना, एल्सा के साथ मैरिज, और साथ ही साथ एक नया राइज टू वर्ल्ड फेम, कहीं ना कहीं दुनिया में वो बहुत ही ज्यादा फेम यानी प्रसिद्ध होने लगे, तो ये दोनों चीजें साथ में हो गई। इन 1915 he had published his general theory of relativity which proved a new interpretation of gravity. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. तो अब वर्ल्ड फेम क्यों होने लगा, क्योंकि 1915 में क्या हुआ था, उनकी जो है जनरल थ्योरी ऑफ, मैंने आपको बताया दो थ्योरी ऑफ मेनली रिलेटिविटी थी, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड देन 1915 में आई जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें उन्होंने ग्रेविटी का यानी गुरुत्वाकर्षण का एक नया इंटरप्रिटेशन दिया, एक नया ही कॉन्सेप्ट वो लेके आए थे। और कोई भी कॉन्सेप्ट आता है तो उसे प्रूफ होना जरूरी होता है ना, तो हुआ क्या, 1919 में जो इक्लिप्स आया था, है ना, इक्लिप्स यानी जिसे हम ग्रहण कहते हैं, सूर्य ग्रहण, तो उस ग्रहण से ये प्रूफ हो गया कि आइंस्टाइन ने जो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या ग्रेविटी के बारे में बताया है ये बिल्कुल ही सही है और बिल्कुल ही वैलिड है। और देखो उस टाइम में उन्होंने इतनी डिस्कवरीज की, इतनी बातें बताई जो है ना, तो लोग आश्चर्य हो गए चकाचौंध कि भाई इस इंसान ने पहले ही चीजें प्रिडिक्ट कर ली, यानी इक्लिप्स तो बाद में हुआ ना, उन्होंने पहले ही थ्योरी दे दी एंड देन इक्लिप्स हुआ व्हिच एक्चुअली प्रूव्ड कि भाई आइंस्टाइन ने जो बात कही है इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आइए अनुवाद देखते हैं। आइंस्टीन का नवीन व्यक्तिगत अध्याय उनके विश्व प्रसिद्धि तक ऊपर उठने के साथ साथ घटित हुआ। 1915 में उन्होंने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत को प्रकाशित कर दिया था, जिसने गुरुत्वाकर्षण की नवीन व्याख्या प्रदान की। 1919 में सूर्य ग्रहण प्रमाण लाया कि यह जो है बिल्कुल ही सटीक है। Moving on, Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitation field. मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, बहुत ज्यादा डीपली इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसा दिया है वैसा समझना है, ठीक है। क्या बताया है कि फिक्स्ड स्टार समझ आता है ना, स्पेस में स्टार्स होते हैं, स्टार्स फिक्स्ड स्टार्स यानी जिनकी जगह फिक्स्ड है ना, जिनकी जगह फिक्स है अपने स्पेस में, ठीक है। तो ये कहाँ है, अब स्टार्स क्या होते हैं, स्टार्स वो होते हैं जो लाइट एमिट करते हैं, इतना तो पता है ना आपको, तारे क्या होते हैं जिनसे लाइट आती है। तो अब कहा जाता है आइंस्टाइन ने जो है ना पहले ही उन्होंने कैलकुलेट करके बता दिया था एडवांस में, यानी ऐसा नहीं है ये हुआ फिर पता चला, पहले ही एडवांस में उन्होंने बता दिया था कि फिक्स्ड स्टार्स से जो लाइट निकल के आती है वो सन की, है ना, वो सन की जो ग्रेविटेशनल जो फील्ड होती है ना, सन की जो ग्रेविटी है वो सन के ग्रेविटेशनल फील्ड से कितनी डिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का डायरेक्शन मुड़ना, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लाइट आ रही है इस सरफेस पे पड़ी तो ऐसे डिफ्लेक्ट, उसकी दिशा बदल जाएगी, ये आपको पता है कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे उन्होंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन एक एक्सटेंट का बताया था कि जो है स्टार से लाइट जो आ रही है सन की ग्रेविटेशनल फील्ड से कितना डिफ्लेक्ट होके जाएगी, एग्जैक्ट उन्होंने लाइक इतने एक्सटेंट तक उन्होंने बता दिया था, बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन उनके परफेक्ट से थे, ठीक है। सो द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, और ये जो चीज उन्होंने बताई थी ना, अखबारों में हर जगह ये आ गया था कि उनका काम जो है ना एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन यानी एक वैज्ञानिक क्रांति है। यहाँ से जो है एक अलग ही लेवल पे, क्योंकि आगे भी जो इन्वेंशंस होंगे, डिस्कवरीज होंगे, उसमें ये जो कैलकुलेशन बताया है आइंस्टीन ने बहुत ही ज्यादा काम आएगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए, आइंस्टीन ने पहले ही ठीक से गणना कर ली थी
कि सूर्य के गुरुत्व क्षेत्र के कारण स्थिर तारों का प्रकाश किस सीमा तक दिशा परिवर्तित कर दिया जाएगा। समाचार पत्रों ने उसके कार्य को एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में घोषित किया। तो ये क्रांति तो हो गई बड़ी बड़ी ऐसी, और इतने सारे उनके जो है कॉन्ट्रीब्यूशंस थे जिसकी वजह से उन्हें मिला नोबेल प्राइज। सो आइंस्टीन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। सो ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन फिजिक्स और इसी के कारण उन्हें मिला नोबेल प्राइज इन द ईयर 1921। कुछ कुछ ईयर्स हैं, याद रखने हैं बिल्कुल अच्छे से। तो नोबेल प्राइज कब मिला? 1921 में। He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. And जैसा होना था कि उन्हें जो है showered with honors, यानी उन्हें बरसाया जा रहा था सम्मान से, और देश विदेश से उन्हें ना न्योते मिल रहे थे कि आप आइए, हमारे यहाँ पे आके बोलिए, इंटरव्यू दीजिए, आप बताइए, जो अच्छे फेमस लोग होते हैं, जीनियस होते हैं, उनको बुलाया जाता है। तो हर जगह से उन्हें जो है ना बहुत ही ज्यादा अप्लॉजेस मिल रहे थे। यानी उन्होंने काम ही ऐसा किया है, यानी साइंस में, फिजिक्स में उन्होंने इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं जिनकी वजह से आज हम टेक्नोलॉजी पे इतना एडवांस हो पाए हैं, चांद पे जा रहे हैं, मार्स पे जा रहे हैं, है कि नहीं। चलिए 1921 में आइंस्टीन ने भौतिकी में नोबेल प्राइज जो है प्राप्त किया। उन पर जो है सम्मान व निमंत्रणों के संसार भर से बरसात सी की गई और समाचार पत्रों द्वारा प्रशंसा की गई, है ना। चलिए नाउ अब यहाँ पे एक अलग टॉपिक आता है। देखो नोबेल प्राइज, उनके अचीवमेंट्स की बात हो गई। यहाँ पे केस आता है थोड़ा सा अलग सा, जब नाजीज की टाइम की बात है। नाजी सबको पता है ना, जैसे हिटलर हुआ करते थे। तो हुआ क्या 1933 में, है ना, when the Nazis came to power in Germany in 1933, आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, राइट, नाजीज का रूल आया, हिटलर वगैरह आए थे। तो हुआ क्या 1933 में, 1933 में जर्मनी में नाजीज पूरा अपना जो है ना पावर में आ गए थे, यानी वो पूरी अपनी चला रहे थे, अपने हिसाब से जो काम होगा वैसे करा रहे थे, है ना, हिटलर का रूल था भाई। तो इस कारण से जो है आइंस्टीन कहाँ पे इमिग्रेट हो गए, वो कहाँ पे जो है शिफ्ट हो गए, वो यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में वो शिफ्ट हो गए। इस कारण 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. अब हुआ क्या 1933 में नाजीज आए पावर में, ठीक है, जर्मनी में। आपको पता है ना आइंस्टीन जर्मनी के रहने वाले थे, तो वहां से शिफ्ट हो गए, वो चले गए यूएस। अब हुआ क्या 5 years later, 5 साल बाद, यानी क्या समझे 1938 की बात मान लो। तब क्या हुआ, बर्लिन कहाँ है, बर्लिन इज इन जर्मनी, राइट। तो बर्लिन में क्या हुआ, बर्लिन में ये जो नाजीज वगैरह है ना, ये इन लोगों ने मिलके क्या किया, इन्होंने न्यूक्लियर फिजन का जो है ना डिस्कवरी हो चुकी थी। अब न्यूक्लियर फिजन क्या है आप अगेन पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, आप पढ़ते हैं। न्यूक्लियर समझते हो, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे आपको साइंस बताना ही पड़ेगा, ठीक है। ये समझते हो, पीछे बना दूं, आ जाओ इधर आ जाओ, थोड़ा अच्छे से समझ लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मैं साइंस ही पढ़ा देती हूँ तुमको, ठीक है। चलो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल, ठीक है, ये एक सेल है। सेल के अंदर आपको पता है क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस रहता है, ठीक। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म वगैरह, ठीक है, अपन बायो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस होता है। अब दो चीजें होती हैं, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, एक होता है न्यूक्लियर फिजन। तो फिजन वर्ड का मतलब एक्चुअल में होता है, फिजन वर्ड का एक्चुअल में मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, ये जो सेल के अंदर का न्यूक्लियस होता है ना, ये जब ब्रेक करता है ना, ये जब ब्रेक करता है, और ब्रेक करने पे क्या होता है, तुमने कहा मैम इतना सा तो न्यूक्लियस है, क्या होगा बेटा, ये इतनी हाई एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना जब ये फटता है। सोचो सबसे छोटी इकाई है जो है लाइफ की, दैट इज सेल, उसके अंदर भी जो न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस जब ब्रेक करता है ना, तो ये बहुत सारी, बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ये कैसी एनर्जी है, ये ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन यानी तबाही ला सकती है, बहुत ही हाई अमाउंट, बिकॉज ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ही वास्ट होती है, वेरी लार्ज इन नंबर्स। तो दिस इज न्यूक्लियर फिजन। तो हुआ क्या, बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हो गई, तो अमेरिका में जितने भी फिजिसिस्ट थे वो बहुत ही ज्यादा अप्रोर में आ गए थे। अप्रोर में आ गए थे यानी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घबरा से गए थे, है ना। अप्रोर यानी बहुत घबरा गए थे, बहुत भौंकला गए थे कि अरे भाई क्यों घबराए, क्योंकि हुआ क्या बेटा, देखो अगर कोई भी कंट्री न्यूक्लियर फिजन वगैरह कर लेते हैं, उस टाइम की बात है जब इतने लॉज वगैरह नहीं हुए थे, पीस के लिए कोई जो है ना कम्युनिटीज नहीं थी तब तो, राइट।
तो वर्ल्ड पीस जैसे होते हैं कम्युनिटीज, तो तब कुछ भी नहीं था ऐसा। तो अब क्या हुआ, फिजिसिस्ट घबरा इसलिए गए कि अगर ऐसा हुआ न्यूक्लियर फिजन से इन्होंने एटॉमिक बम बनाना चालू कर दिया। एटॉमिक बम तुम्हें पता है दे आर वेरी डेंजरस, कितना खतरनाक डेंजर कॉज करते हैं, और अपने ही एरिया में नहीं, आसपास की हर जो टेरिटरी होती है पूरी जगह लाइफ नष्ट हो जाती है, राइट। बहुत ही खतरनाक चीज है। तो अब अमेरिकन फिजिसिस्ट डर गए कि भाई ये मन किया नाजीज वगैरह ने तो ये तो दुनिया ही खत्म कर देंगे और हमारी कंट्री पे भी फेंक सकते हैं, राइट, ये जो भी एटॉमिक बॉम्ब है। तो अब यहाँ पे पहले फटाफट से हिंदी में अनुवाद पढ़ते हैं, दिन आगे आते हैं। जब 1933 में जर्मनी में नाजीज यानी नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य जो घोर जातिवाद या अतिवादी थे, जो अपनी ही चलाते थे, सत्ता में आए तो आइंस्टीन ने यूनाइटेड स्टेट्स को उत्प्रवास कर लिया। 5 वर्ष उपरांत बर्लिन शहर में परमाणु विखंडन की खोज ने अमेरिकी भौतिक विदों को घबरा दिया, है ना, बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे वो। Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. तो हुआ क्या था, many of them had fled. फ्लेड का मतलब क्या होता है, वहां से उड़ के नहीं आ गए थे, मतलब वहां छोड़ के आ गए थे। फ्लेड यानी जो जो जर्मनी में थे वो सब वहां से आ चुके थे फ्रॉम फासिज्म। फासिज्म क्या होता है, बेसिकली पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट होता है फासिज्म, फासीवाद जिसे कहते हैं, यानी धुर दक्षिणपंथी राजनीतिक विचारधारा, यानी जिसमें ऐसी विचारधारा रखते हैं कि लोगों को अपना हक नहीं मिलेगा, सरकार जो है, जो इंसान है वो अपनी ही चलाएगा अपने हिसाब से, किसी को हक नहीं होगा वोट देने का, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, ये सब नहीं, अपनी ही मर्जी से चलाएंगे, जिसको मारना है मार देंगे। तो सब लोग जो है ना, ये जितने भी फिजिसिस्ट थे वहां पे, वो सब जर्मनी को छोड़ के आ गए थे, जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसे आइंस्टीन आए वैसे बाकी सब आ गए थे। और नाउ दे वर अफ्रेड, अब उन्हें ये डर लग रहा था कि नाजीज जो है इस न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी को यूज करके शायद एटॉमिक बॉम्ब भी बना सकते हैं। और वो तो अपने ही दिमाग के थे नाजीज, इनका मन करे तो अमेरिका पे नहीं डाल दें या इधर उधर लोगों का कितना डिस्ट्रक्शन होगा। एंड एज इफ यू आर अ साइंटिस्ट, या आप देखो एक सिटीजन होते हो ना, तो आप लोगों के बारे में सोचते हो। अगर आप एक जीनियस होते हो तो आपका क्या दिमाग होता है कि यार मैं सिर्फ खुद के लिए थोड़ी ना करना है, हम लोगों के लिए, हम सिर्फ अपने देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए अच्छा करना चाहते हैं। सो दे गॉट अफ्रेड कि ऐसे तो तबाही हो जाएगी। एंड एज अ फिजिसिस्ट, उनसे अच्छा कोई नहीं जानता, जो फिजिसिस्ट हैं आइंस्टीन और उनके कलीग्स, उनसे अच्छा कौन जानेगा कि एटॉमिक बॉम्ब कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ठीक है। सो उनमें से बहुत से फांसीवाद से निकल भागे थे, जैसे कि आइंस्टाइन ने किया, और अब वे भयभीत थे कि नाजी आणविक बम यानी एटॉमिक बम बना सकते थे और प्रयोग कर सकते थे। तो इसी कारण से क्या हुआ, एट द अर्जिंग ऑफ अ कॉलीग, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939, in which he warned. तो यहाँ पे at the urging of a colleague, urging का मतलब क्या होता है, आग्रह, ऑफ अ कलीग, कलीग कौन, जो उनके साथ में काम करता है। तो हुआ क्या, एक सहकर्मी के आग्रह पे, यानी उन्होंने आइंस्टीन को बहुत बोला कि आप बहुत फेमस साइंटिस्ट है, नोबेल प्राइज वगैरह सब मिला है, तो आप जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखिए, उनको वार्न करते हुए कि एटॉमिक बॉम्ब वाला सीन है, ताकि हम जो है ना इन चीजों को रोक पाए, ठीक है। तो आइंस्टीन ने खत लिखा था, अमेरिकी प्रेसिडेंट उस वक्त कौन थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, नाम याद रखना है, डेट भी याद रखनी है, कब लिखा था, 2 अगस्त 1939 में, इन विच ही वार्नड, और उन्होंने ना थोड़ी चेतावनी के हिसाब से, वो चाह रहे थे कि सब लोग सतर्क हो जाएं कि नाजीज ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो हम एज अ बिग कंट्री हम उनको रोकने की कोशिश करें, राइट। तो उन्होंने क्या लिखा था, देखो लेटर में, a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory। तो लेटर और बड़ा होगा, लेकिन यहाँ जो है समराइज फॉर्म में दिया है, a single bomb of this type। उन्होंने कहा अगर इस तरह का ये जो न्यूक्लियर फिजन जैसा बना है, और इसी तरह का अगर एक सिंगल बॉम्ब में 10, 15, 20, 30 बॉम्ब नहीं, एक अकेला एटम बॉम्ब कह रहा हूं, अगर ये एक पोर्ट में आपने जो है विस्फोट कर दिया, एक ही बंदरगाह में, इट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर, वो पूरी जगह तो डिस्ट्रॉय होगी, उसके आसपास के जितनी कंट्रीज हैं, शहर हैं, वो सब भी पूरी तरह से जो है नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ आइंस्टीन अपना एक सिटीजन होने का पार्ट प्ले कर रहे थे, है ना, वो बचाना चाह रहे थे लोगों को, ठीक है। अनुवाद देखते हैं। एक सहकर्मी के आग्रह पर आइंस्टीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी, इस प्रकार का एक ही बम यदि एक बंदरगाह में विस्फोटित किया जाए तो हो सकता है बहुत अच्छे से संपूर्ण बंदरगाह का विध्वंस कर दे, और साथ ही कुछ चारों तरफ के क्षेत्र भी जो है पूरी तरह से तबाह कर दे, ठीक है। वार्निंग तो उन्होंने दे दी।
His words did not fail to have an effect. और उन्होंने जो ये शब्द कहे तो प्रेसिडेंट ने जरूर उन पे ध्यान दिया होगा, and they did not fail to have an effect. और उसका जो है प्रभाव तो पड़ा. अब बोलोगे मैम चलो अच्छी बात है बच गए, नहीं, उल्टा प्रभाव पड़ा है. प्रभाव क्या पड़ा देखो. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. बोलो मैम ये क्या हो गया. यहाँ पे आइंस्टीन जो है बेचारे वो प्रेसिडेंट को मैसेज लेटर लिख के वार्न करना चाह रहे थे कि ये सब चीजें हमें रोकनी चाहिए या कुछ एक्शन लेना चाहिए. उल्टा प्रेसिडेंट ने पढ़ा तो प्रभाव पड़ा, लेकिन प्रभाव क्या पड़ा. अमेरिकन जो हैं ये उल्टे ही निकले. देखो भाई, ये खुद एक सीक्रेट, एक खुफिया प्रोजेक्ट बना रहे थे जिसमें उन्होंने अपना खुद का एटॉमिक बॉम्ब बनाया. और जैसा कि सबने सुना होगा, आज तक ये बहुत ही ज्यादा दिल दहलाने वाले जो केस हुआ था, जापानी सिटी, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया अगस्त 1945 के टाइम. और हम सबको पता है कितनी खतरनाक वहां पे तबाही हुई थी. लोगों की लाइफ, पूरा शहर, लोग, मतलब जो वहां पे लोग थे उनके, मतलब आप देख नहीं सकते थे बॉडीज की कैसा हो गया था. एवरीथिंग वाज सो मच डिस्ट्रॉयड. और आगे आने वाली इतनी जो पीढ़ियां आई हैं ना, उसमें कितने बच्चों के बॉडीज में डिफेक्ट निकले हैं, डिजीजेस निकले हैं कि एटॉमिक बॉम्ब बहुत डेंजरस होता है. तो देखो बेचारे आइंस्टीन ने तो करना कुछ चाहा, लेकिन यहाँ अमेरिका ने सीक्रेट प्रोजेक्ट डेवलप करके खुद ही वो काम कर दिया. तो उनके शब्द जो है प्रभाव डालने में असफल नहीं हुए. अमेरिकियों ने भी अपना एक गुप्त कार्य योजना द्वारा जो है एटॉमिक बॉम्ब का विकास कर लिया और इसे अगस्त 1945 में जापान के शहरों हिरोशिमा व नागासाकी पर गिरा दिया. आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन. और बहुत ही जाहिर सी बात है, विनाश की वृहदता के मतलब बहुत ही ज्यादा वो दिल से हिल गए थे कि क्या एक्सटेंट यानी कितनी गहनता से वहां पे डिस्ट्रक्शन हुआ है, तबाही हुई है, वो सब आप लोग जानते ही होंगे, राइट. दिस टाइम अब बिकॉज वो काफी नाराज हो गए इस चीज से, तो दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस. अब उन्होंने एक पब्लिक मिसिव क्या होता है. मिसिव एक बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लेटर होता है, एक ऐसा खत जो बहुत ही लॉन्ग हो एंड डिटेल्ड हो. यूजुअली खत क्या होते हैं, बहुत लंबे नहीं होते. आप देखोगे ना, जब आप फॉर्मल लेटर्स लिखते हो तो आप बहुत पूरी कहानी नहीं लिखते हो, आप थोड़ा कंसाइज करके लिखते हो. लेकिन यहाँ पे अब आइंस्टीन को बहुत ही ज्यादा टच कर गई ये बात कि ये क्या हो गया, तो उन्होंने यूएन को, यूनाइटेड नेशंस को एक मिसिव लिखा जो कि एक लंबा खत, और पूरी डिटेल में उन्होंने बात कही. इन हिट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट. अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट. और इसमें जो है उन्होंने प्रपोज किया, क्या बताया था उन्होंने, एज अ सिटीजन उन्होंने कहा कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होना चाहिए. यानी यार देखो, आप देश की सरकारें तो बना रहे हो, लेकिन एक वर्ल्ड गवर्नमेंट भी तो हो जो इन हरकतों से रोके कि कोई देश अपनी पावर से किसी दूसरे देश पे गिरा सकता है, तो बाकी देशों को कुछ तो करना चाहिए. तो एक ऐसी वर्ल्ड गवर्नमेंट हो जो सिस्टमैटिकली मैनेज करे, पीस बना रहे, एवरीथिंग शुड बी इन प्रॉपर प्लेस, है ना. तो ये उन्होंने दरखास्त की. लेकिन अनलाइक द लेटर टू रोजवेल्ट, और जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट को भेजा तो उसने लेटर पढ़ा, है ना, खैर उल्टा फेंक दिखा दिया, वो अलग बात है. दिस वन मेड नो इम्पैक्ट. इस लेटर का कोई भी फर्क नहीं पड़ा, यूनाइटेड नेशंस ने कोई ध्यान नहीं दिया, और उस वक्त ऐसी कोई भी जो है ना डिमांड पूरी नहीं करी गई कि कोई एक वर्ल्ड की गवर्नमेंट बने जो पूरी दुनिया को ढंग से रेगुलेट करे. आइए अनुवाद देखते हैं. विनाश की वृहदता ने आइंस्टाइन को गहनता से हिला दिया था. इस बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को एक सार्वजनिक लंबा पत्र लिखा. उसमें उन्होंने विश्व सरकार के निर्माण का प्रस्ताव रखा. रूजवेल्ट के पत्र की तरह नहीं, इस पत्र ने कोई भी प्रभाव नहीं डाला, यानी किसी ने जो है इस पत्र को ना पढ़ा होगा या ध्यान नहीं दिया होगा. बट ओवर द नेक्स्ट डेकेड Einstein got ever more involved in politics, agitating for an end to the arms buildup and using his popularity to campaign for peace and democracy. But over the next decade का मतलब होता है अगले 10 सालों में जो है आइंस्टीन बहुत ही ज्यादा जो है ना राजनीति यानी पॉलिटिक्स में अब वो इन्वॉल्व हो गए थे. और पॉलिटिक्स में वो क्यों इन्वॉल्व हुए थे, तो अपने बेनिफिट के लिए. देखो मैं कहती हूँ ना, जीनियस मैंने शुरू में बताया था कौन है, हार्ड वर्किंग टैलेंटेड तो ठीक है, लेकिन एक काइंड इंसान जो खुद के लिए नहीं. आप जीनियस क्यों बने हो भाई, खुद का करने के लिए. आप जब पूरे विश्व का कल्याण करना चाहो ना, आप वर्ल्ड को जो है कहीं ना कहीं एक बेनिफिट देना चाहो. तो आइंस्टीन पॉलिटिक्स में इसलिए आए क्योंकि वो पूरी तरह से जो है ना एक आंदोलन कर रहे थे. ही वॉज एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप. आर्म्स बिल्डअप का मतलब क्या होता है, आर्म्स बिल्डअप का मतलब होता है, आर्म का मतलब हाथ नहीं है यहाँ पे, आर्म्स जो है ना शस्त्रों को,
है ना, जो शस्त्र होते हैं उन्हें इंग्लिश में आर्म्स कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि ये जो बड़े बड़े आप एटॉमिक बॉम्ब बना रहे हो, ये बड़े बड़े मिसाइल्स बना रहे हो, राइफल्स बना रहे हो, तो इन पे कहीं ना कहीं एक अंत आना चाहिए या कंट्रोल आना चाहिए, है ना। तो इतने साल जो हैं वो पॉलिटिक्स में यही चीजें कर रहे थे एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और अपनी जो है लोकप्रियता का अब सही इस्तेमाल करना। देखो वो फेमस है तो होता है ना, लोग अगर कोई इंसान बहुत फेमस होता है, जीनियस होता है, तो फॉलो करते हैं। जैसे हम भी किसी सेलिब्रिटी को देखें तो हमें पता है ना, या स्पोर्ट्स पर्सन को, तो हम फॉलो करते हैं उन्हें। तो वैसे ही ये इतने फेमस थे तो ये चाहते थे कि लोग मुझसे सीखें, है ना, मैं अपनी फेमस होने का फायदा उठाऊं एंड मैं लोगों को सिखाऊं कि कैसे शांति मेंटेन करनी चाहिए एंड डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र आना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात थी। इसे ही कह सकते हैं ना ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, कि अपने जीनियस दिमाग को उन्होंने सिर्फ साइंस में कंट्रीब्यूट नहीं किया है, उनका दुनिया के प्रति भी, लोगों के प्रति, और ऐसा नहीं है वो सिर्फ अपने देश की बात करें, एवरी सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड, की शांति बनी रहे दुनिया में। सोचो कोई इतना ज्यादा पढ़ा लिखा होता है ना, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, स्मार्ट होता है, जीनियस होता है, तो उनके दिमाग कितने अच्छे तरीके से चलते हैं। ही इज नॉट लाइक कि हम इसका गलत इस्तेमाल करें। ये बस कि ठीक है साइंस में हम डिस्कवरी करते हैं, लेकिन ये डिस्कवरी किसी के अच्छे के लिए हो। आइए अनुवाद देखते हैं। किंतु अगले दशक में आइंस्टीन राजनीति में और अधिक उलझते गए, शस्त्रों के निर्माण के अंत के लिए आंदोलन करते रहे और अपनी लोकप्रियता का प्रयोग कर शांति व लोकतंत्र के अभियान के लिए जो है ना कहीं वो लड़ते रहे। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. And finally जो है अब उनकी मृत्यु की बात आती है। उनकी मृत्यु हुई इन द ईयर 1955 में। कितनी उम्र के थे वो? 76 ईयर्स के। तो उन्हें सेलिब्रेट किया था एज अ विजनरी। विजनरी कौन होता है? एक भविष्यदर्शी। लाइक उनके दिमाग में एक विजन था। ही वॉज नॉट ओनली मेड फॉर कि भाई साइंस और फिजिक्स, इसमें तो बहुत ही शानदार डिस्कवरी की है, बट एज अ वर्ल्ड सिटीजन यानी वो दुनिया में सबके लिए सोचते थे। एक इंसानियत के रूप में भी उन्हें बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता। एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस। तो देखो दुनिया का सिटीजन कहा है उन्हें, साइंटिफिक जीनियस तो थे ही, लेकिन दुनिया के लिए भी बहुत अच्छा सोचा है उन्होंने। जब 1955 में 76 वर्ष की आयु में आइंस्टीन का देहवासन हो गया था, तो उनकी प्रशंसा भविष्यदर्शी व विश्व नागरिक के रूप में उतनी ही हुई जितनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में हुई। Right, and in fact he was a real genius. So my dear students, with this we end this wonderful session for a truly beautiful mind. Hopefully आपको बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी कि कैसे आइंस्टीन की जो है ना बचपन से लेके बड़े होने तक, एंड नॉट ओनली इन साइंस लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ वर्ल्ड सिटीजन वो कितने अच्छे थे, एंड ऐसे ही नहीं उन्हें जीनियस कहा जाता था। सो अगर आपको वीडियो में मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके अपने व्यूज़ बताएं, ताकि है हमें भी जो है ना मोटिवेशन मिलता रहे। लेट मी टेल यू वंस अगेन, आवर चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम प्रोवाइड्स एब्सोल्यूट फ्री एजुकेशन। कोई भी चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी से इस वीडियो को अपने सभी 9th क्लास के फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।